कल हम लोग मेंसरिया के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। पहले हमने बेसिक चीजें देखी कि आईपीसी क्यों लाई गई, जब सेक्शन से चालू करेंगे तो अलग रहेगा। अभी केवल अपन बेसिक चीज देख रहे हैं। सबसे पहले देखा कि आईपीसी लाई क्यों होगी, आईपीसी बात किसकी करती है, फिर हम आए यहाँ पे आईपीसी बनाई किसने, फिर हमने देखा कि अपराध होता क्या है। सबसे पहले तो जब आईपीसी पढ़ रहा हो तो अपराध के बारे में पता होना चाहिए, तो हमने पढ़ा कि अपराध क्या होता है। जब हमने पढ़ लिया व्हाट इज ऑफेंस, अपराध क्या होता है, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि मेंसरी अपराध कितनी चीजों से मिलकर बनता है। अपराध के इसेंशियल्स देखे तो 4 चीजों से अपराध बना था। किस किस चीज से, एक ह्यूमन की जरूरत होती है, एक आपको एक्टस मेंसरिया होता है, एक एक्टस रियस होता है और इंजरी होती है। चलिए उसको मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, और हम फिर फाइनली पहुंचे थे मेंसरिया की तरफ, जिसको बोलते हैं दुराशय। कभी दुराशय पूछा जाए तो उसी को मेंसरिया बोलते थे। हमने पढ़ा था कि दुराशय होता क्या है, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि दुराशय क्या होता है और एक्टस रियस क्या होता है। एक्टस रियस होता है एक फिजिकल आपका एक्ट, जो आप भौतिक भौतिक होता है, जो चीज दिखती है, जैसे हम किसी को मुक्का मार रहे हैं, ये हमारा कार्य दिख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे एक्टस रियस। और जो हमारे मन में एक चीज चल रही थी कि किसी को मुक्का मारना है, तो जो हमारे मन में चल रहा है कि हम उसे मुक्का मारेंगे, ये मेंसरिया है। मेंसरिया का मतलब देखो 2 प्रकार का आशय होता है, एक अच्छा आशय होता है, एक बेकार। आप रात को आप अभी बैठे हुए और आपके मन में चल रहा है कि यार मैं भी थोड़ी देर में जाऊंगा और मोटे के महावीर जाऊंगा, वहां पे गरीब लोग बैठे होंगे, मैं सबको 10-10 रुपए दूंगा, ठीक है, आपके मन में चल रहा है। तो ये एक अच्छा आशय है। और आपके मन में चल रहा है कि नहीं, अगर मैं वहां जाऊंगा मोटे के महावीर में, अगर कोई एक व्यक्ति अंधा बैठता है और वो इधर अंधा है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा, उसकी जेब में रोज 200-300 रुपए आते हैं, मैं 200-300 रुपए उठाऊंगा, लेके भाग जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये आपका चला जाएगा, ये रॉन्गफुल इंटेंशन आ जाएगा। चलिए अब इन्हीं चीजों को क्या करते हैं, हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अब मैंने आपको कुल वहां तक बता दी था, मेलम प्रोहिबिशियम और मेलम इनसे बताया था। मेलम प्रोहिबिशियम का मतलब क्या होता है, तो मेलम प्रोहिबिशन का मतलब था एक्ट जो क्या होता है, फॉरबिडन बाय लॉ होता है, ठीक है, बट इनोसेंटली किया जाता है। इस मामले में क्या हो जाता है, मेंसरिया प्रूफ किया जाता है। और मेलम इनसे मतलब जो कार्य खुद में ही दोषी होता है, जो कार्य खुद में खतरनाक होता है, इसमें मेंसरिया प्रूफ करने की स्थिति भी हमें नहीं चाहिए पड़ती, ठीक है। यहां पे हम मेंसरिया भी प्रूफ नहीं करते। अब चलिए आ जाते हैं, क्या हर अपराध में मेंसरिया होगा, प्रश्न आया ना। इन एवरी ऑफेंस क्या हर अपराध में मेंसरिया जरूरी है, इसको लेके 2 व्यूज आते हैं, ठीक है। अब क्या हर अपराध में मेंसरिया होगा, इस सवाल को लेके 2 जवाब आते हैं, या अलग अलग व्यूज आते हैं। क्या हो गया, इस सवाल में क्या आते हैं, 2 व्यूज आते हैं, क्या भैया अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यूज किए। फिर इसमें बहुत सारे अभी केसेस भी हम पढ़ेंगे। जब तक आप आईपीसी में केसेस नहीं पढ़ोगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आज हम कुछ केसेस भी पढ़ेंगे और बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि देयर आर 2 व्यूज ऑन द पॉइंट, इस पॉइंट पर 2 व्यूज है। क्या मेंसरिया हर अपराध में जरूरी है कि कुछ अपराधों में जरूरी है। अब जवाब कैसे मिलेगा, अब देखिए जो भी जवाब होगा, अपने तो जब बनाने नहीं है, आपको केस लॉ से मिलेंगे। अब पहला जवाब आपको मिलता है श्रेयस वर्सेस डी रुटजन में। कौन सा, श्रेयस वर्सेस एस, लिखिएगा स्पेलिंग SHERRAS, श्रेयस वर्सेस SHERRAS, श्रेयस वर्सेस डी रुटजन, ये केस का नाम है, ठीक है। कब का केस है, 1895, 1895। एक आपको व्यू मिलता है, क्या हर अपराध में मेंसरिया होगा या नहीं होगा। पहला सवाल, हर अपराध में क्या मेंसरिया होगा या नहीं होगा, तो इसका जवाब क्या आया। और दूसरा व्यू है, वो आपको दूसरे केस में मिलता है, ठीक है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको भी देख लेंगे। तो अब इस केस में क्या गया, मेंसरिया के बारे में पूछा गया। इस केस में जब आया, पूछा गया क्या हर अपराध में मेंसरिया जरूरी है। जब आप बोल रहे हो कि मेंसरिया का सिद्धांत, मेंसरिया का सिद्धांत, अब प्रश्न आया क्या हर अपराध में मेंसरिया होगा या कुछ चुनिंदा अपराधों में मेंसरिया होगा। तो अब इस केस को जब डिफाइन किया गया तो क्या कहा गया, इस केस में से जस्टिस व्हाइट, क्या नाम था उनका, जस्टिस राइट बोलिएगा, ठीक है, जस्टिस राइट थे। जस्टिस राइट कौन थे इसमें, जस्टिस राइट। अब वो कहते हैं क्या, उन्होंने एक शब्द दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इन एवरी स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब होता है विधि, इन एवरी स्टैट्यूट मेंसरिया इज टू बी इंप्लाइड, लिखिएगा हिंदी में भी लिखवाऊंगा, इन एवरी स्टैट्यूट, इन एवरी स्टैट्यूट मेंसरिया इज टू बी इंप्लाइड unless contrary is shown, unless contrary is shown
प्रत्येक संविधि में आवाज क्लियर नहीं है, देखते हैं। प्रत्येक संविधि में, सबके में आवाज क्लियर नहीं है क्या? कुछ ऐसा कुछ आ रहा है क्या? प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाएगा, दुराशय अंतर्निहित माना जाएगा, अंतर्निहित माना जाएगा जब तक कि इसको प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, जब तक कि इसे प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए। अब देखिए पहला व्यू यहीं से निकल के आया। श्रेयस वर्सेस डी रुडसन का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको रिवाइवल ऑफ मेंसरिया के नाम से भी जाना जाता है। हुआ क्या? अब इस केस में कह रहा है कि हर अपराध में, मतलब हर विधि में, मतलब क्या बोल रहा है, देखो उसने एक वर्ड यूज किया है, इन एवरी स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब एक विधि, संविधि में, हर विधि में मेंसरिया हो गई होगा जब तक आप ये ना प्रूव कर दो कि मेंसरिया नहीं है। इसलिए सबूत का भार किस पे डाला गया है? जो ये कह रहा है, देखो जैसे अपराध हुआ, तो जैसे समझो ए ने बी को थप्पड़ मार दिया, आपने अगर ये प्रूफ कर दिया है कि ए ने बी को थप्पड़ मारा, इट मींस इट इज एन ऑफेंस, ये अपराध है। अब बी कह रहा कि नहीं, मैंने जो थप्पड़ मारा मेरा आशय गलत नहीं था, तो आशय आपका, तो आशय जो आपका इंटेंशन है वो तो आपको माइंड में चल रहा है, मैं कैसे जानूं? तो हम तो जनरली यही जानेंगे कि अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है तो आपने अपराध कर दिया। अब आप कह रहे हो कि मैंने अपराध नहीं किया, तो आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो वही क्या कह रहा है कि प्रत्येक संविधि में, हर विधि में क्या होता है, संविधि मतलब अगर कोई भी लॉ है उसमें मेंसरिया इंप्लाइड माना जाएगा। इंप्लाइड मतलब अंदर से उसमें है ही, मतलब मान लीजिएगा जैसे मैं किसी को धक्का दे दूं तो ये माना जाएगा कि उसमें मेंसरिया है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैंने जो कार्य किया वो मेंसरिया से नहीं किया है, तो देन मुझे ये साबित करना पड़ेगा, नहीं तो लॉ तो क्या मान रहा है, मेरा मेंसरिया है। तो मेन यही पॉइंट हमें लेना है। दो पॉइंट आए थे लेकिन इस पॉइंट की दूसरी की तरफ नहीं चलेंगे, इसी पॉइंट को हम लेके चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही पॉइंट है। तो एक यहां से आपकी चीज क्लियर हो जाती है। इसके अलावा भी और भी आए हैं, जैसे एक केस और लिख लीजिएगा, ब्रेड वर्सेस वुड, ब्रांड वर्सेस वुड। इस केस को भी थोड़ा सा बता देता हूं, फिर अभी अंदर क्या हुआ केस के वो बताएंगे बाद में। ब्रांड वर्सेस, बहुत सारे केस ही केस आपको देख रहे हैं, जब चीजें समझ में आएंगी, और जहां ना समझ में आए पूछेगा। ये 1946 का है, 1946। अब इस केस में क्या कहा गया, एक इसमें भी व्यू आया, इसमें बोला गया कि नो क्रिमिनल लाइबिलिटी वुड बी क्रिएटेड विदाउट मेंसरिया, कि अब जब तक मेंसरिया नहीं होगा कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी अर्थात आपराधिक दायित्व तो सुनिश्चित ही नहीं किया जा सकता। जैसे मैं कि कोई कह रहा हूं ना कि किसी का आपराधिक दायित्व है, आपराधिक दायित्व मतलब कि उसने अपराध किया है, अपराध का दायित्व है उसके ऊपर। तो इस केस में कहा कि जब तक मेंसरिया नहीं होगा ब्रांड वर्सेस वुड में, तब तक किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आप इंपोज ही नहीं कर सकते। अगर आप कह रहे हो ना कि उसने आप क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज करनी है, तो पहले आपको यह साबित करना पड़ेगा कि मेंसरिया है। अब साबित कौन करेगा, इसके बारे में अभी हम यहां बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम यहां बात नहीं करेंगे। ये एविडेंस है कि कैसे क्या साबित किया जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला, कह रहा है कि नो क्रिमिनल लाइबिलिटी, कोई भी आपराधिक दायित्व क्या होगा, वुड बी क्रिएटेड, वो नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा, जब तक मेंसरिया नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि मेंसरिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हर अपराध में होगी। अगर अपराध में मेंसरिया है तो ठीक है, वो अपराध बनेगा, और मेंसरिया नहीं है तो व्यक्ति फिर बच सकता है। बचेगा कैसे, आगे उसके बारे में भी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर लॉ ने मेंसरिया को, इसी केस में कहा गया आगे, इसमें क्या कहा गया, अनलेस, लेकिन अगर द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंसरिया हैज बीन एक्सक्लूडेड बाय द स्टैट्यूट, अनलेस द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंसरिया हैज बीन एक्सक्लूडेड बाय स्टैट्यूट, अर्थात विधि द्वारा अगर मेंसरिया को क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है। विधि ने कह दिया कि इसमें मेंसरिया की जरूरत नहीं होगी, तो फिर मेंसरिया की जरूरत नहीं होगी। अब क्या है, दो चीज आई, अब समझिएगा बहुत अच्छे से। अब दो तीन चीजों को सुनिएगा अब यहां से, ठीक है, मैं भी उनको लिखवाता भी हूं। पहली चीज, श्रेयस वर्सेस डी रुडसन के केस में कहा गया, मेंसरिया के बारे में पूछा गया क्या मेंसरिया सब में जरूरी है, तो श्रेयस वर्सेस डी रुडसन के केस में कहा गया कि मेंसरिया हर अपराध में इंप्लाइडली होगा, जब तक, कब तक, जब तक कुछ ऐसा शो ना किया जाए कि यहां पे मेंसरिया की जरूरत नहीं है। तो जनरल रूल तो है कि अपराध में मेंसरिया होगा। दूसरा, ब्रांड वर्सेस वुड के जब हम केस की तरफ आए, तो ब्रांड वर्सेस वुड के केस में कहा कि कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी तब तक बन ही नहीं सकती। तो बोला कब तक नहीं बन सकती, बोले जब तक मेंसरिया नहीं होगा, जब तक कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी ही नहीं बनेगी। और अगर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी आप चाहते हो किसी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनाना बिना मेंसरिया के, तो ये तभी बनेगी जब विधि ऐसा कह रही है। तब दो चीजें समझ में आई कि पहला जनरल रूल तो है कि हर अपराध में मेंसरिया होगा,
क्या समझ में आया? पहला रूल कि हर अपराध में मेंसरिया होगा, यह सामान्य नियम है। लेकिन दूसरी पॉइंट भी समझ में आया कि अगर कोई ऐसी विधि है जिसमें मेंसरिया की आवश्यकता नहीं है तो वहां बिना मेंसरिया के भी अपराध हो जाएगा। अब इसी को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया, एक को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया के एक्सेप्शन। कुछ ऐसे भी अपराध हैं जिसमें मेंसरिया की जरूरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब किन अपराधों में मेंसरिया जरूरी होगा, किस में नहीं होगा? तो अगर आप इस केस को अच्छे से समझ रहे होगे ब्रैंड बोर्ड के, तो कह रहा है कि हर अपराध में मेंसरिया होगा, हर अपराध। लेकिन अगर लॉ द्वारा, अगर स्टैट्यूट द्वारा किसी को मेंसरिया एक्सक्लूड किया गया, उसने जब तक अगर मेंसरिया को एक्सक्लूड नहीं किया गया तो मेंसरिया मान चलिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर विधि ने खुद एक्सक्लूड कर दिया, जैसे समझो ए ने बी को थप्पड़ मारा, तो जनरली मेंसरिया चाहिए है, बिल्कुल चाहिए। एक कभी कभी देखो किसी को हाथ धोखे से लग जाता है, कभी आप दौड़ के जा रहे हो, जल्दी जल्दी जा रहे किसी को, या कोई व्यक्ति समझो डांस कर रहा, एग्जाम्पल के तौर पे वो ज्यादा तेज डांस कर रहा है, एकदम से उसको शादियों बारातों में होता है, शादी बारातों में क्या होता है, जो व्यक्ति को ज्यादा जोश आ जाता है और डांस करता है, इधर उधर लाते मारा, दो चार में घल गई। अब प्रश्न आया कि वो मनोरंजन के तौर पे कर रहा था कि सबको मारने के लिए कर रहा था। अगर देखो ए ने बी को अगर मारा, उसको चोट लगी, उसको दर्द हुआ, ऑफेंस तो बन गया एक प्रकार से। अब प्रश्न है क्या जो उसने कार्य किया वो मेंसरिया था या नहीं? तो अब देखो यहां पे ये कह रहा है कि अगर मेंसरिया था, अगर मेंसरिया था तो क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी। ब्रेंड वर्सेस वुड में कह रहा है मेंसरिया था तो लाइबिलिटी बनेगी, और इसमें कह दिया कि हम तो मान के चलेंगे कि मेंसरिया था, अगर तुमने माना है हम तो यही मान के चलेंगे, हमें क्या पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा, तुम तो हमें मानने के लिए डांस करने आए थे, तुम्हें पता था ये खड़ा है कि हम डांस करेंगे और डांस के बदले दो चार दे देंगे। यहाँ हम तो यही मान के चलेंगे कि अगर तुमने मारा है तो तुम्हारे अंदर मेंसरिया था। अब तुम कह रहे हो नहीं था ना, तुम कह रहे नहीं यार गलती हो गई, वो मेंसरिया तो नहीं था हमारे मन में, हम दुराशय नहीं था, तो फिर साबित कर दो, साबित कर दो। या विधि ने तुम्हें क्या किया, किसी मामले में अगर मेंसरिया नहीं मांग रही है कि इसमें मेंसरिया की जरूरत नहीं है, तो फिर नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं जिसको कठोर दायित्व का सिद्धांत बोला जाता है, जिस मामलों में आपका केवल कार्य देखा जाता है, मेंसरिया देखा ही नहीं जाती है। क्योंकि क्यों नहीं देखी जाती? क्योंकि विधि ने ऐसा कहा है। जैसे आप राज्य के विरुद्ध कोई अपराध कर दो, राज्य के विरुद्ध अपराध, तो उसमें हम आपका मेंसरिया देखेंगे नहीं कि तुम्हारा आशय क्या था, हम तो केवल तुम्हारा कार्य देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा कार्य राज्य के प्रति, या तुमने पब्लिक न्यूसेंस की, इसको लोक उपताप कहते हैं, अगर पब्लिक न्यूसेंस कही, हम आपका मेंसरिया देखेंगे ही नहीं, आपका मेंसरिया क्या था, बल्कि आपका कार्य ही आपको क्या बना देगा, दोषी बना देगा। क्लियर हुआ? समझ में आया मेंसरिया क्या कितना जरूरी है? चलिए अब आगे चलते हैं, यहां तक चीजें हो गई। अब एक एक पॉइंट का अभी उठाते हैं, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, अभी बहुत सारे प्रिंसिपल्स आएंगे, बहुत सारी लाइबिलिटीज आएंगी, काफी चीजें अभी बची हुई हैं। चलिए यहां तक आपको चीजें होपफुली क्लियर हुई होंगी। अब कुछ केसेस भी अभी लिखवाएंगे, लेकिन केसेस मैं सोच रहा हूं सब एक ही साथ मेंसरिया के सारे आपको एक साथ केसेस करा देंगे, जो भी मेंसरिया के केसेस आएंगे सारे के सारे मैं एक साथ करा दूंगा। अब प्रश्न आता है क्या भारत में मेंसरिया, प्रश्न आया क्या भारत में मेंसरिया का प्रिंसिपल लागू होता है? इंडिया में मेंसरिया का प्रिंसिपल लागू होता है या नहीं होता? whether in India the principle of मेंसरिया is applicable or not। प्रश्न उठा कि क्या भारत में मेंसरिया का प्रिंसिपल लागू होता है? यहां देखो बातें मत करो, सब चला जाएगा, नहीं तो शुरू का मेंसरिया समझ में ना आए तो फिर पूरी आईपीसी पढ़ते जाओगे, समझ में कुछ ना आएगा। ठीक है, अब देखिएगा आईपीसी में मेंसरिया शब्द कहीं पर भी यूज नहीं किया गया पूरी आईपीसी में, लेकिन अगर हम इंग्लिश लॉ की तरफ जाते हैं वहां मेंसरिया शब्द दिया गया है। अब हम आईपीसी को अगर पढ़ रहे हैं, भारतीय विधि को पढ़ रहे हैं, तो भारतीय विधि को आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, कहीं पर भी मेंसरिया शब्द आपको नहीं मिलेगा। पूरी आपने जिन्होंने पढ़ी है या जिन्होंने देखा है कि आईपीसी में मेंसरिया शब्द कहीं पर भी यूज नहीं किया गया, तो फिर हम क्यों चिल्ला रहे हैं कि मेंसरिया का सिद्धांत, मेंसरिया का सिद्धांत? अब कह सकते हो कि मेंसरिया का सिद्धांत डायरेक्टली तो भारत में लागू नहीं होता है, मतलब ओरिजिनली वे में जो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया है, ओरिजिनल ओरिजिनल कहां से लिख ली है डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया? देखो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया ये ओरिजिनली कहां से लिख ली है? ये इंग्लैंड से लिख ली है। तो अगर कोई पूछे क्या डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया लागू होती है, तो बोल देना एग्जैक्टली तो लागू नहीं होती है जैसे इंग्लैंड में लागू होती है, क्योंकि वहां की विधि में डायरेक्टली आपको क्या हो शब्दों के माध्यम से होती है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीजें हमें भारतीय विधि में मिलती है जहां पर हमारी मेंसरिया क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। तो आपको यही बताना है कि मेंसरिया डायरेक्टली लागू तो नहीं होती है भारतीय विधि में, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जब हम कह सकते हैं हमारे यहां मेंसरिया क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। ठीक है, तो मेंसरिया क्या है, क्या है मेंसरिया को लेके, डायरेक्टली लागू होती है नहीं होती है?
अब आप लिख लीजिएगा ऑल थ्रू जर्नल डॉक्ट्रिन ऑफ मैंसरिया, जो जर्नल डॉक्ट्रिन है या जो जर्नल सिद्धांत है मैंसरिया का, ये भारत में लागू नहीं होता है, लेकिन इसे क्या है, दो प्रकार से भारत में लागू करने की कोशिश की गई है। दो प्रकार से। कैसे दो प्रकार से लागू करने की कोशिश की गई है मैंसरिया को? मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्टली मैंसरिया लागू नहीं होता भारत में, लेकिन दो प्रकार से डॉक्ट्रिन ऑफ मैंसरिया को भारत में इनडायरेक्टली तरीके से लागू करने की कोशिश की गई। कौन से वो तरीके हैं? पहली चीज, पहला कह रहा है, पहला पॉजिटिवली थ्रू स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ। जैसे कह रहा है कि पहला तरीका है पॉजिटिव तरीके से लागू करने की कोशिश की गई। पॉजिटिव तरीके से हमने कैसे मैंसरिया को लागू किया है? कह रहा है कि पॉजिटिवली स्पेसिफाइड बाय डिनोटिंग वर्ड्स, कुछ डेफिनेशन में कुछ हमने वर्ड्स को डाला है और ये वर्ड्स क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, अर्थात ये बताते हैं मैंसरिया के बारे में। जैसे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे अलग अलग डेफिनेशंस में। कहीं पे आपको मिलेगा इंटेंशन शब्द, कहीं पर आपको मिलेगा नॉलेज शब्द, कहीं पे आपको वॉलंटरीली जिसको बोलते हैं स्वेच्छा शब्द मिलेगा, कहीं आपको फ्रॉडलेंटली मिलेगा कपट पूर्वक, कहीं डिसऑनेस्टी बेईमानी शब्द मिलेगा। ये जो शब्द है, अभी और भी लिखवाऊंगा, ये शब्द है, ये पॉजिटिवली डिनोट कर रहे हैं कि मैंसरिया है। कोई व्यक्ति बेईमानी से काम कर रहा है, मतलब बेईमानी मतलब उसका मन क्या है? दूषित है। अगर बेईमानी से कर काम कर रहा है तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिवली मैंसरिया का प्रिंसिपल एप्लीकेबल कर रहा है। तो भारत में डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, लेकिन दो तरीकों से इनडायरेक्टली मैंसरिया का प्रिंसिपल लागू हो रहा है। एक तो डायरेक्टली किसके थ्रू? पॉजिटिवली कर रहे हैं, डेफिनेशन जो वर्ड्स है इनको डिनोट करते हुए, और दूसरा है नेगेटिव तरीके से भी हम लागू कर रहे हैं, ये होता है जर्नल एक्सेप्शन के थ्रू। जर्नल एक्सेप्शन, नेगेटिवली थ्रू जर्नल एक्सेप्शन, नेगेटिवली थ्रू जर्नल एक्सेप्शन। अब देखिएगा जर्नल एक्सेप्शन हम देखते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। अब आप कह रहे हो कि जर्नल एक्सेप्शन में कैसे लागू होगा? अब एक समझिएगा, ए ने क्या किया, एक ए जिसकी उम्र 6 साल है, उसने बी को गोली मार दी, क्या अपराध हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जर्नल एक्सेप्शन कह रहा है कि अगर 7 साल से नीचे का कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो अपराध नहीं माना जाएगा। वही उस व्यक्ति की उम्र 13 साल होती तो माना जाता। अगर अब सीधा सीधा क्या, अगर आपका कार्य है और वो जर्नल एक्सेप्शन में नहीं आ रहा, तो इनडायरेक्टली तरीके से वो क्या माना जाएगा कि आपका मैंसरिया है। जैसे मैंने कोई कार्य किया और मेरा कार्य अब देखा जाएगा, क्या मेरा कार्य जर्नल एक्सेप्शन में, डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्टली तो यहां लागू हो गया शब्दों से, इनडायरेक्टली कैसे? समझो मैंने कोई कार्य किया, मेरा जो कार्य है क्या वो दूषित है? हाँ। अब देखा जाएगा क्या मेरा कार्य जर्नल एक्सेप्शन जो साधारण आपके अपवाद है उनके अधीन आता है? पूर्णतः नहीं आता। तो अगर नहीं आता तो फिर वो अपराध माना जाएगा। अगर आपका कार्य जर्नल एक्सेप्शन में नहीं आता तो अपराध माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एक व्यक्ति ने दूसरे को फोन लगाया मजाक में, उसे पता है कि इनके पिता की तबीयत खराब रहती है, बहुत मतलब सीरियस पेशेंट है, हार्ट के, इनको कोई सदमा नहीं दे सकते, और जानबूझ के फोन लगा रहा है और पिताजी को, मतलब ऐसी दुश्मनी में। बोले कौन बोल रहे हैं? बोले हम डॉक्टर वहां से बोल रहे हैं, मतलब भोपाल से। बोले क्या हो गया? बोलता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उनका एक ही बच्चा था। उस व्यक्ति ने सुना और वो मर गया। पता चला फोन कहां से आ गया, ट्रैक कर दिया गया, पता चला कि भैया उर्गेश ने फोन किया था। उर्गेश कह रहे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो अभी हम एक वो देख रहे थे कार्टून, और या हम तो वो रील्स देख रहे थे, उसमें उसने मजाक किया तो हम भी कर रहे थे। अब देखा जाएगा कि इनका कार्य क्या जर्नल एक्सेप्शन में आ रहा है, तो लेकर लग तो नहीं रहा है कि इनका जर्नल, क्योंकि इन्होंने गुड फेथ में नहीं किया, इनको पता था कि वो बीमार है ऐसा। तो अगर जर्नल, इनका कार्य जर्नल एक्सेप्शन में नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली मान के चलिए इनका कार्य कहां जाएगा? अपराध की कैटेगरी में जाएगा। जर्नल एक्सेप्शन में नहीं जा रहा तो फिर क्या माना जाएगा? कि इनके कार्य के पीछे कहीं ना कहीं मैंसरिया था। अब इन्हीं को प्रूफ करना होगा, तो हम इनडायरेक्टली तरीके से क्या कर रहे हैं? एक तो डेफिनेशंस के थ्रू डायरेक्टली लागू कर रहे हैं मैंसरिया को, और जर्नल एक्सेप्शंस के थ्रू इनडायरेक्टली लागू कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे? कि जहां पर जर्नल एक्सेप्शंस का लाभ नहीं मिलेगा वहां पे मैंसरिया के प्रिंसिपल को हम एप्लीकेबल कर देंगे। तो ये आपको चीजें समझनी चाहिए। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, अब डायरेक्टली सेक्शन पढ़ेंगे तो देखो हमारा नेचर नहीं है डायरेक्टली सेक्शन पढ़ाने का, कि डायरेक्टली सेक्शन पढ़ाओ, पहले कुछ कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करते हैं। अभी बहुत कुछ है, अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में अभी बहुत सारी चीजें हैं। जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तब तो सेक्शन में मजा आएगा कि भैया हो क्या रहा है। तो पढ़ते जाओ कि मतलब ये सेक्शन 1 ऐसी है, 2 ऐसी है, 3 ऐसी है, 4 है, याद कर लो, कोई मतलब नहीं होता। कुछ समय के बाद सारी चीजें भूल जाओगे। तो जब आपको कॉन्सेप्ट जब तक मजबूत नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आगे फंस जाओगे। कोई व्यक्ति आपको घुमा के आके क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। क्यों नहीं चीजें समझ में आती? तो यही चीजें तो देखनी है, मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपको कैसे, मैंसरिया डायरेक्टली तो नहीं लिखा ना भारत में,
अगर आपने पढ़ लिया कि मेंस एरिया कैसे करना है, तो भैया क्वेश्चन गलत क्या होता है? तो जब हमारे पास प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उन्हीं शब्दों को सबसे पहले तो देखना है। दो चीजें देखोगे, अब क्वेश्चन सही कैसे करोगे? आपके सामने एक प्रॉब्लम है, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को क्या किया? मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब सबसे पहले तो देखो क्या यहां पे कोई ऐसा शब्द देखने को मिल रहा है जो मेंस एरिया को डिनोट करता है? पता चला उसमें लिखा है कि उसने जानबूझ के मारा, मामला वहीं पे खत्म, मामला वहीं पे खत्म, जानबूझ के मारा, अपराध हो गया। मेंस एरिया मिल गया ना शब्द के थ्रू। उसमें लिखा था कि उसने स्वेच्छा से मारा या ज्ञान के साथ मारा। फोन जो उसने किया उसने कैसे किया? उसको ऐसी नॉलेज थी, उसका ऐसा इंटेंशन था कि ये मर जाए सुन के न्यूज, उसकी इंटेंशन था। बस ये शब्द आपने एक शब्द पकड़ा, खत्म का। दूसरा देख लीजिएगा, जो उसने कार्य किया है, क्या उसका कार्य जनरल एक्सेप्शन में माफ करने योग्य है? बोला नहीं है योग्य। जब जनरल एक्सेप्शन में माफ करने योग्य नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जनरल एक्सेप्शन का लाभ आपको गुड फेथ में मिलेगा, अगर आपने गुड फेथ में किया होता। लेकिन समझ में आ रहा है कि व्यक्ति ने दुर्भावना के साथ ऐसा कार्य किया, तो जनरल एक्सेप्शन का अगर लाभ नहीं मिलेगा तो आपका कार्य कहां चला जाएगा? दैट इज कम अंडर ऑफेंस। तो दूसरी सिचुएशन आपको ये निकालनी है। अब समझ में आया? पहली डेफिनेशन पढ़ी, कोई शब्द तो नहीं मिला, तो अब देखिए क्या शब्द नहीं मिला, चलो नहीं मिला। अब देखिए उसमें लिखा है ए नाम के व्यक्ति, एक ए जिसकी उम्र 15 साल है, वो बी की दुकान में जाता है और क्या करता है? कुछ उठाता है। क्या उठाता है? कुछ 100 रुपए का नोट उठाता है, वहां से भाग जाता है। अब यहां पे तो कुछ नहीं दिखा अपन को, यहां नहीं लिखा कि वो जानबूझ के जाता है, कि स्वेच्छा से जाता है, कि ज्ञान के साथ जाता है, कि बेईमानी के इरादे के साथ जाता है, कि कपटपूर्ण, कुछ लिखा ही नहीं है। अब भैया कैसे ट्रैक करें अपराध हुआ कि नहीं हुआ? तो अब यहां पे आ जाइए दूसरी सिचुएशन में, क्या अगर ये व्यक्ति का जो कार्य है, क्या जनरल एक्सेप्शन में लाभ मिल रहा? तो पता चला जनरल एक्सेप्शन का लाभ तो 12 साल तक ही मिल सकता था, 13 साल 12 साल के बाद तो मिलना ही नहीं है, और व्यक्ति मैंने बोला 14 साल का है, तो फिर वो अपराध ही हुआ, खत्म बात, इट इज एन ऑफेंस। अब वो सजा क्या मिलेगी हमें इससे नहीं पता है, सजा क्या मिलेगी वो सीआरपीसी जाने, जज का डिस्क्रिप्शन जाने, कौन साबित करेगा वो इंडियन एविडेंस जाने, लेकिन अपराध तो हो गया। तो ये दो प्रकार से क्लियर हुआ। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्रैक करना पड़ेगा। अब यही मेन चीजें होती है कि एक शब्द जब आप प्रॉब्लम लगाओगे तो आप शब्द आपको देखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से चीजें देखोगे। यहां तक चीजें समझ में आई? अब देखिएगा, यहां तक चीजें हो गई, अब हम कुछ आगे चलते हैं। अब लिखिएगा, क्या हर जगह मेंस एरिया का सिद्धांत लागू होता है? नहीं। लिखिएगा कुछ एक्सेप्शन है। मैंने अभी बोला कि अनलेस द कॉन्ट्री, अगर मैंने अभी ब्रांड वर्सेस वुड के केस में बोला द रिक्वायर्ड ऑफ मेंस एरिया टू बी एक्सक्लूडेड, मेंस एरिया के सिद्धांत को एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड को मतलब अपवर्जित कर देंगे, उसे खत्म कर देंगे। कब एक्सक्लूड कर देंगे? जब लॉ ने ऐसा कहा है। तो लॉ ने कहा है कि कुछ जगह पे मेंस एरिया लागू नहीं होगा। कहां कहां नहीं लागू होगा तो हम पढ़ते हैं। चलिए चलिए, मेंस एरिया एक्सेप्शन, अपवाद, ठीक है, मेंस एरिया के अपवाद। देखो क्लास में कोशिश करा करो समझ, जो पहली बार पढ़ रहा है, जो दूसरी बार पढ़ रहा है उनका ठीक है, तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्लास में कोशिश करा करो कि हम एक बार समझ लें, लिखने पे ज्यादा फोकस नहीं। जब दूसरी बार पढ़ा घर पे जाके तो उसको लिख लिया। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तीसरी बार, उनके लिए अलग सिचुएशन हो सकती है, वो लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। आप डबल काम मत करिए। जो पहली बार पढ़ रहा है, जो दूसरी बार पढ़ रहा है, या तीसरी बार, या जो थोड़ा बहुत आती है आईपीसी, उनके साथ सिचुएशन दो, क्योंकि बहुत सारे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो आप लोग लिखने पे फोकस मत करिए, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग तो है ही। एक आध 2 महीने तक तो भैया एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख के बाद में कर लीजिएगा। जिनके पास समय, जो पहली बार पढ़ रहे हैं मतलब वो न्यू कमर्स है। अब जिनके पास समय नहीं है उनकी बात मैं मानता हूं कि आप लोग एक ही बार में सब कुछ पढ़ के करिए, लेकिन जिनके पास समय है तो आप एक बार अभी क्लास में सुनिए बस कि कथा क्या चल रही है, तो फिर बाद में बोलोगे हुआ का पूरा हमने आईपीसी पढ़ा दी। बोले हमने पूछा आखिरी क्वेश्चन कि आईपीसी बनाई किसने थी? बोले हमने ना बनाई थी सर, बाकी ना पता किसने बना दी। ठीक है, तो ये चीजें ना होनी चाहिए कि आप पूरी आईपीसी पढ़ के बोलोगे सर पता नहीं बनाई किसने। बनी तो अच्छी है लेकिन ये नहीं पता चला। हम सर 1860 में पैदा ना हुए थे और पापा ने भी नहीं बताया ना दादा ने बताया। ठीक है, तो ये कंडीशन ना आए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सीरियस वर्सेस डी रुडसन लिखिएगा। इसी केस में क्या आया था? इस केस में कुछ एक्सेप्शंस भी बताए गए थे। लिखिएगा सीरियस वर्सेस डी रुडसन के केस, जो मैंने अभी आपको 1890 लिखवाया है, 1895। इस केस में कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस एरिया के एक्सेप्शंस बताए गए थे। अब इंग्लैंड से आए थे तो इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से देख लेते, तो क्या कौन सा है? सीरियस वर्सेस, अभी लिखवा दिया डी रुडसन। ठीक है, कब का है? 1895 का केस है। इसमें जस्टिस व्हाइट थे, इन्होंने कुछ एक्सेप्शन बताया। क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं? पहला, डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व का सिद्धांत। लिखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व का सिद्धांत मेंस एरिया में।
कठोर दायित्व का सिद्धांत पढ़ेंगे अब इसको। दूसरा, क्या अभी इनके एक्सेप्शंस में आपको कुछ लिखवा देता हूं, जितने जरूरी होंगे उनको अपन क्या कर लेंगे, अभी पढ़ भी लेंगे। इसी केस में सारे के सारे बताए थे, एक ही केस में आपके सारे के सारे बताए गए। दूसरा लिखिएगा, केस इन क्रिमिनल फॉर्म, ऐसे मामले, जस्टिस राइट, जस्टिस राइट, WRIGHT, राइट, पीछे लिखवा चुका हूं इसलिए नहीं लिखवाया यहां पे। क्या लिखवाया? केस इन क्रिमिनल फॉर्म, केस ऐसे जो आपराधिक प्रकृति के होते हैं, बट विच आर ओनली अ समरी मोड ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट, लेकिन जो क्या करते हैं, केवल व्यक्ति के क्या बोलते हैं, सिविल अधिकारों को प्रवर्तन में लाते हैं। क्या बोला मैंने? केसेस इन क्रिमिनल फॉर्म, केसेस जो मामले जो आपराधिक प्रकृति के हैं, लेकिन बट विच आर ओनली अ समरी मोड, जो क्या होता है, एक समरी, समरी का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, एक माध्यम है, जो एक संक्षिप्त माध्यम है जिसके माध्यम से सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराया जाता है। दूसरा, तीसरा आइए, तीसरा लिखिए, एक्ट डन इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ, विधि की उपेक्षा में किया गया कार्य, विधि की उपेक्षा में किया गया कार्य। नेक्स्ट, एक्ट मेड पनिशेबल फॉर प्रिवेंटिव पर्पस, एक्ट मेड पनिशेबल फॉर प्रिवेंटिव पर्पस, प्रिवेंटिव होता है निरोधात्मक, निरोध, ऐसा कार्य, एक्ट मेड पनिशेबल फॉर प्रिवेंटिव पर्पस, कार्य जो निवारित प्रक्रिया के तहत दंडित किया जाता हूं, निवारित प्रक्रिया के तहत दंडित किया जाता हूं, इनमें आपका मेंसरिया नहीं देखा जाता। ठीक है, निवारित प्रक्रिया के लिए आप देखिए चार समझ, इसमें से चार में से तीन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। पहला कह रहा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सीधा सीधा होता है, क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बहुत सारी ऐसी सेक्शंस हैं जहां मेंसरिया नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल में मेंसरिया नहीं देखते। वहां आपका आशय क्या है? आशय आपको अपराधी नहीं बनाता, बल्कि आपका कार्य आपको अपराधी। वैसे मैंने बोला था केवल कार्य, अभी अपन ने जनरल रूल क्या पढ़ा था कि केवल कार्य ही व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन भी दूषित ना हो, केवल उसका एक्ट उसे पनिशेबल नहीं बनाता जब तक उसका मन दूषित ना हो। लेकिन ये एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में तो उल्टा होगा, यहां पे कार्य ही आपको अपराधी बना देगा, भले आपका मन दूषित हो या ना हो, हमें पता ही नहीं है, हमें मन से आपका लेना ही नहीं है। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल अगर हम इंडियन लॉ के अधीन आते हैं तो बहुत सारी आपको सेक्शंस देखने को मिलती है जहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। कौन कौन सी ऐसी सेक्शंस हैं? लिखिएगा, 121 से लेके 124, 121 से 124, कॉइंस की सेक्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें और भी सेक्शंस लिखिए, मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, कौन कौन सी देखिएगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में लिखिए पब्लिक न्यूसेंस, लोक उत्ताप, पब्लिक न्यूसेंस, अगर आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो आशय नहीं देखा जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना में आपका आशय नहीं देखा जाएगा। अगर आप डिफॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट अपमान लेख जिसको बोलते हैं लाइबिल, ठीक है, इसमें नहीं देखा जाएगा। बाइगैमी, द्विविवाह, अगर कोई व्यक्ति दूसरा विवाह कर रहा है तो उसका इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। अब कोई व्यक्ति दो दूसरी शादी कर रहा है, उससे पूछा भैया काहे शादी करी? बोले वो बेचारी बेसहारा थी, उसको हम सहारा दे रहे थे, हमारा आशय बहुत अच्छा था, हम किसी को बेसहारा नहीं देख सकते। तुम्हारा आशय चाहे जैसा हो, हम मानते हैं तुम्हारा आशय खराब नहीं, क्योंकि हमने बोला ना कि उसका आशय बुरा होना चाहिए, लेकिन आशय आपका कैसा हो, लेकिन आपके मेंसरी आपको क्या करेगी, पनिश कर देगी। इसके बाद राज्य के विरुद्ध अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ये कुछ ऐसे मामले, इसके साथ साथ आप किडनैपिंग वगैरह भी लिख सकते हो। किडनैपिंग जिसको क्या बोलते हैं, व्यापरण, अपहरण मत लिखिएगा, व्यापरण लिखिएगा। किडनैपिंग, व्यापरण, इन मामलों में व्यक्ति का मेंसरिया नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल्स होते हैं, और जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल होता है तो कौन लायबिल होता है? फिर आपके बिना मेंसरिया के लायबिल हो जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक मैगजिम भी आती है, क्यू
फैसेट पर एलियम फैसेट पर सी, क्यू एलियम, ठीक है, क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर सी, अर्थात एन एक्ट डन बाय सर्वेंट बाय द एक्ट डन बाय मास्टर। जो कार्य कौन करता है, सर्वेंट करता है, वो मास्टर लाइबल हो जाता है। तो भैया अगर यहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगा तो मैंने कार्य भी नहीं किया, लेकिन मैंने अगर कार्य नहीं भी किया तो भी मैं लाइबल हो जाऊंगा, तब भैया कैसी लाइबिलिटी, मेरा तो मेंस लिया था ही नहीं, लेकिन आपके सर्वेंट ने तो किया। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या बोल रहा हूं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तब एप्लीकेबल होती है जब व्यक्ति का आशय ना भी हो फिर भी दोषी माना जाता है। ठीक है, ये तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी होगी आपने मैक्सिमम, जब अपन सर्वेंट वारे के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, क्यू फैसेट पर एलियम कॉमा फैसेट पर सी, लिखवा भी चुका हूं ऑलरेडी आपको, तो यहां पे हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया जहां पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ, मेंसरिया वहां नहीं देखा जाता जहां पे आपने विधि का क्या किया है, उल्लंघन किया है, विधि का उल्लंघन करा आपने। अब मैंने आपको देखो एक आपने मैगजीन पढ़ी होगी, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज, इग्नोरेंशिया फैसेट एक्सक्यूज, अर्थात विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्यों की भूल क्षम्य है। तथ्य की भूल होती है, तथ्य क्या है, हर चीज एक तथ्य है। फैक्ट क्या है, एवरीथिंग इज अ फैक्ट। मैं ये ब्लैक कलर का पेन ली, ये पेन है, ये भी फैक्ट है, ये ब्लैक कलर का ये भी फैक्ट है, मैं यहां खड़ा हूं ये भी फैक्ट है, फेयर हर चीज है। तो अगर आपसे फैक्ट की भूल हो रही है इसे तो माफ किया जा सकता है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं। तो उसने बोला कि अगर किसी व्यक्ति ने इग्नोरेंस ऑफ लॉ में कार्य किया है तो उसका आशय नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसका कार्य ही उसको क्या बना देता है, दोषी बना देता है। और तीसरा प्रिवेंटिव, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए थे, प्रिवेंटिव पर्पस में अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है, हमें पता चला कि अपराध कर सकता है, हम उसे पहले ही क्या करेंगे, वो ये ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम उसे पहले से ही गिरफ्तार कर लेंगे। अब वो कह रहा कि हमारा अभी मेंसिया था ही नहीं, मेंसिया से हमें मतलब ही नहीं, अभी तो अपराध भी नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल में मेंसिया की आवश्यकता ही नहीं होती है। पहले आपका मेंसिया था या नहीं था, अब मन में था, हमें कैसे पता चलेगा कि मेंसिया है कि नहीं है। तो हम बैठे रहे कि उसको रोको, कुछ कर लेने दो, दो चार बम फोड़ लेने दो। वो कह रहा अभी तो हमने फोड़े कहां है, हमें तो पता चला कि तुम फोड़ने वाले हो बम, हम इंतजार करेंगे कि तुम दो चार फोड़ लो, आया वो कह रहा है भैया अटेम्प्ट तो करने दो, कम से कम आग लगा दे, तुम बुझा देना, फिर हमें दंड देना। तो इंतजार करोगे क्या इसका, नहीं। तो कुछ ऐसे कार्य बनाए गए हैं जिनमें मेंसिया की जरूरत नहीं होती है। राज्य सबसे बड़ा है, मैंने बताया ना, देश से बड़ा कुछ नहीं है। अगर देश के विरुद्ध अपराध कर रहे हो तो तुम्हारे मन में क्या था, नहीं था, हम केवल आपका कार्य ही देख के आपको क्या करेंगे, दोषी मान लेंगे। ये प्रिंसिपल्स आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब चीजें कुछ अभी और आएंगी, अभी और भी चीजें हैं, एक एक करके वो भी देखता हूं। उसके बाद बहुत सारे केसेस है मेंसिया पे, उनको बताएंगे, उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर आपको स्टेजेस ऑफ ऑफेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके चरण होते हैं, फिर उनमें जो डिफरेंस होता है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में, जहां से आपके बहुत सारे शुरू में क्वेश्चन हो जाएंगे। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हम सेक्शन 1 से क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। संडे को भी क्लास लगेगी इस बार, तो क्लियर हुआ ना। चलिए कुछ सिद्धांत देखते हैं विधि के। ठीक है, वैधानिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं, ये कुछ क्रिमिनल रूल्स हैं। अब क्या क्या रूल्स है, सबसे पहले लिखेंगे दो सिद्धांत अपन बात करते हैं, पहले लिखिएगा, ये क्रिमिनल लॉ के सिद्धांत है। ठीक है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के ये नियम है, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूलम क्रिमेन साइन लेगे नुल्ला प्योने साइन लेगे, ये सिद्धांत लिखिए, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ मैगजिम्स है जो आपको जर्नली पता होने चाहिए। ये वैधानिक सिद्धांत इसको बोलते हैं, स्टैट्यूटरी, ये कुछ रूल्स है। इसी में दूसरा भी लिख लीजिएगा, इसी को मतलब ये तो इसको इस प्रकार से भी पढ़ते हैं, या दूसरा आपको सिद्धांत मिल जाए। ठीक है, दूसरा वर्ड आपको अगर ये शब्द भी मिल रहा है तो आप सेम ही चीज समझोगे, वो है न्यूला, यहां से ये कॉमा लगा लीजिएगा। ठीक है, समझिए इसको। अब क्या है ये प्रिंसिपल, देखिएगा अब क्या कह रहा है। सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं, लिखिए पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश में लिखवा देता हूं एक एक करके।
कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लिखिएगा फिर इसको समझाऊंगा, पहले लिख लीजिएगा। कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता जब तक किसी विधि के अधीन उसे अपराध के रूप में उद्घोषित ना कर दिया गया हो, अपराध के रूप में उद्घोषित नहीं कर दिया गया हो। ये पहला वाली लाइन थी, ये पहली वाली लाइन थी। ठीक, ये भी पूछी जा सकती है, कभी दोनों साथ में पूछ सकते। तो मैंने क्या पहला क्या हुआ कि कोई भी कार्य, व्यक्ति का मैंने क्या बोला शब्द, कोई भी कार्य अपराध हो ही नहीं सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक विधि उसको अपराध ना मानती हो। कल शायद मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया होगा, अगर आप दिमाग लगाया हो। मैंने कहा था कि एक व्यक्ति स्विमिंग पूल में डूब जाता और आप वहीं से गुजर रहे थे, आप अच्छे कपड़े पहने थे, आपने उसको नहीं बचाया, तो आपका वो कार्य अपराध क्यों नहीं था? इसीलिए नहीं था क्योंकि कह रहा है कि कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक विधि उसको दंडित ना करती या विधि ने उसको अपराध घोषित ना किया हो। अगर सुनिए, अगर ये जो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल ना हो तो सरकार मनमानी करेगी। तुम जा रहे थे, उसने कहा यार उसने तुम्हें जेल में डाल दी, तुमने हमने कहा किया, उसने कहा कुछ भी किया हो। तुम वो बोले कि तुम मुझे घूर रहे थे, तुमने कहा कि घूरना कहीं अपराध है क्या? बोले हाँ मुझे बुरा लगा। बड़ा आदमी था, पुलिस वाले डाला, 4 डंडे मारे। बोले काहे मार रहे? बोले तुम मुझसे जवान लड़ा रहे हो। वो कह रहा क्वेश्चन नहीं कर सकते। बोले फिर क्वेश्चन किया, फिर दिए डंडे। वो कह रहा कि गलत है ये चीज, पुलिस वाले को गलत लग गया। आप रोड से जा रहे थे बिना चप्पल पहने, किसी ने आपको पकड़ के पुलिस वाले ने डाल दिया जेल। बोले काहे जा रहे? बोले गर्मी थी, तुम बिना चप्पल के क्यों जा रहे? आपने कहा ये कोई गलती है कि? बोले हाँ गलती है, तुम्हें देख के बच्चे बिना चप्पल के निकलेंगे। आप दिया, उसने कोटाई दवाई। अब भैया इसलिए अब वो कह रहा है कि गलत है। क्यों गलत है? नहीं है ना गलत, क्योंकि गलत तब ही माना जाएगा जब विधि ने उसको गलत माना जाएगा। अगर विधि ने गलत नहीं माना, वो नैतिक तौर पे कोई चीज गलत हो सकती है लेकिन लॉ के तौर पे गलत नहीं हो सकती। तो पहली चीज उसने बोल दी है कि विधि के लिए ये जरूरी है, मतलब अगर जब तक किसी कार्य को क्या नहीं किया गया, अपराध घोषित नहीं किया गया है, तब तक कोई व्यक्ति उसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा, ना अपराध ही माना जाएगा। तो पहला क्या आया पॉइंट, क्या बोला? कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता जब तक किसी विधि के अंतर्गत अपराध के रूप में उद्घोषित नहीं किया गया। पहला पॉइंट। दूसरा, बिना विधि के किसी व्यक्ति को दंडित भी नहीं किया जाता। पहला तो बोल रहा है, देखो दो चीजें आई। पहला कह रहा है कि क्राइम कब बनेगा, क्या बोल रहा है? पहला, क्राइम कब बनेगा? जब किसी लॉ में उसे क्राइम माना हो। दूसरा, अगर चलो क्राइम तो माना लॉ ने लेकिन दंड नहीं दिया, दंड ही नहीं दिया, लॉ कह रहा हाँ गलत है, इट इज अ रॉन्ग। लॉ क्या कह रहा है? यस इट इज अ रॉन्ग, ये गलत है भैया, लेकिन दंड नहीं दिया। तो आप क्या अपने आप दंड दे दोगे? तो नहीं दे सकते। तो क्या कह रहा है? इसका दूसरा पॉइंट आता है, वो ये बोल रहा है क्या कि बिना विधि के किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, या विधि ने जितना दंड दिया उतना ही दिया जा सकता है। तो नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, इसको बोलते हैं, इस वाले को, नो पनिशमेंट विदाउट, बिना विधि के कोई दंड नहीं। ठीक है, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। और ये क्या कह रहा है? नो क्राइम विदाउट लॉ। एक पहली शब्द का मतलब क्या हुआ? बिना विधि के कोई कार्य अपराध नहीं है, और दूसरा है बिना विधि के कोई दंड नहीं है। तो विधि होना जरूरी है। जब विधि में कोई अपराध होगा या दंड होगा तभी वो अपराध और दंड की कैटेगरी में माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इसका मतलब लिखिए, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, या लिख सकते हो नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। पहले वाले पॉइंट को लिख सकते हो, इस वाले पॉइंट को पूरा लिख लीजिए, पूरा लिखवा देता हूं हिंदी में, तो लिख चुके हो, समझ चुके हो, लिख लीजिएगा। नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग, नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। नो वन कैन नॉट बी, नो, या ऐसा लिखिए वन कैन नॉट बी लिखिएगा, नो वन की जगह वन लिख लीजिएगा, ठीक है, सेंटेंस ज्यादा अच्छा आएगा। नो वन की जगह लिखिए वन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर लॉ आपको प्रोहिबिट नहीं करता तो आपको क्या नहीं मिलेगा? आप पनिश नहीं किए जा सकते। दूसरा क्या मैंने, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, बिना लॉ के क्या होगा? कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? ये प्रिंसिपल्स आपको समझ में आए यहां तक?
अब भैया इसी साइन को अगर हम इसी प्रिंसिपल की तरफ थोड़ा और जाते हैं, कुछ चीजें और निकल गए, क्योंकि देखो स्टैट्यूटरी रूल है, जब रूल से बहुत सारी चीजें निकल के आती। तो अब आपसे कभी पूछे, देखो यही से एक चीज है, इसका मतलब होता है जो दांडिक विधि होती है जिसको बोलते हैं क्रिमिनल लॉ, इसका कभी भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता। क्रिमिनल लॉ, इसी मैगजीन का मतलब है कि जो दांडिक विधि होता है इसका कभी भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता। इट मींस जो क्रिमिनल लॉ होता है इसका रेस्ट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं होता। मैंने समझिए मैंने परसों किसी व्यक्ति को नहीं बचाया था, इसके बाद मुद्दा बहुत हाईलाइट हो गया। परसों एक घटना में गया, मैंने स्विमिंग पूल से एक व्यक्ति को डूबते हुए नहीं बचाया, और मुद्दा क्या हो गया, वो गर्मा गया, मीडिया में चला, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, या पार्लियामेंट में पहुंची। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा गलत है यार, सामने व्यक्ति खड़ा हंस रहा है और बचा भी नहीं रहा। नैतिकता के तौर पे अपराध है, धार्मिक तौर पे अपराध हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट ने कहा कि तुरंत लॉ बनाया जाए, और तुरंत लॉ बन गया आज ही। और उन्होंने कहा कि अब अगर किसी ने ये अपराध किया है तो अब मुझे पकड़ने आ गया कि ये पुलिस वाले पहले पकड़ने आए थे, तो मैंने आईपीसी दिखा दी। मैंने कहा कि देखो भैया हम आईपीसी पढ़े, कहीं पे नहीं लिखा अपराध है। और मैंने अभी आपको बताया ना कि बिना लॉ के किसी को क्या नहीं माना, आप कर सकते हो, पनिश भी नहीं कर सकते, ना उसे अपराध मान सकते हो। वो कह रहा है देखो ये अपराध बन गया, तो अपराध आज बना ना, तो जिस दिन अपराध बनेगा उस दिन से आगे के लिए वो अपराध नहीं माना जाए, अपराध आगे के लिए माना जाएगा। लेकिन बैक डेट में अगर कोई कर चुका है तो बैक डेट के लिए किसी को पनिश नहीं करोगे। ऐसे तो किसी व्यक्ति ने आज आपने दे दिया उम्र कैद की सजा, कोई अपराध नया बना दिया, और उसने 10 साल पहले कोई कार्य किया तो आप उसको उठा लाओ, ऐसा नहीं होगा। तो जिस समय व्यक्ति ने कार्य किया है उस समय देखा जाएगा कि वो अपराध था, नहीं अगर वो उस समय अपराध था तो माना जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला ना कि रेस्ट्रोस्पेक्टिव, आपको पता है कि कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो विधि में अपराध नहीं है, तो आप उसको बैक डेट से लागू कर रहे हैं कि भैया आज अपराध नहीं, इसको 2022 से अपराध मानेंगे। ऐसे कैसे मानोगे? अगर 2022 में वो अपराध होता, मुझे पता होता, तो मैं तो खुद के उसको बचा लेता, मुझे पता था ना कि वो अपराध नहीं है। तो इसलिए कभी भी क्या होता है, दांडिक विधि जो आपका क्रिमिनल लॉ होता है, इसको सब्सटेंटिव विधि को भी ऐसे बोल सकते हो, या कभी इसका बैक डेट में इसका प्रभाव नहीं होता। दूसरा, दांडिक विधि की हमेशा कठोर व्याख्या की जानी चाहिए, सेम प्रिंसिपल यही कह रहा है, इसी पे लिखिएगा। दांडिक विधि होता है जो क्रिमिनल लॉ मस्ट बी इंटरप्रिटेटेड स्ट्रिक्टली। इसका भैया आप लचीले से नहीं करिए कि चलो क्योंकि अपराधी भैया पूरे समाज के लिए खतरा होता है। आप दांडिक विधि का जब आप क्या करोगे, कहा गया है कोर्ट से कि जब दांडिक विधि में आप इंटरप्रिटेट करोगे लॉस को, तो इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्टली होना चाहिए। स्ट्रिक्टली मतलब कठोर होना चाहिए, ना कि लचीला। कि आपको जैसे फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है, छोड़ दो यार, अरे हो जाने दो, ऐसा नहीं। जब भी दांडिक विधि की क्या की जाएगी, इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, वो कैसा होगा, दैट मस्ट बी रिजिड। लिखिएगा, दांडिक विधि का कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। क्रिमिनल लॉ मस्ट बी इंटरप्रिटेटेड रिजिड या स्ट्रिक्टली। यहां तक चीजें समझ में आई? ठीक है, बस इतनी चीजें हो गई। अब हम आगे चलते हैं फिर से, अब कुछ केसेस वगैरह देखेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें आपकी बची हुई हैं, बहुत सारी चीजें बची। अब अभी कुछ केसेस देखते हैं, अभी बहुत सारी चीजें एक एक करके आपके सामने आएंगी। चलिए, अब मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड का भी कुछ केसेस पूछे जाए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने एक आपको सब एक दो तो बता ही दिए। एक मैंने बताया श्रेयस वर्सेस डी रुडजन, लिख लीजिएगा ये 1895, ये बता दिया। दूसरा मैंने अभी आपको कौन बता दिया, ब्रांड वर्सेस वुड का केस बता दिया, ये भी आपको 1946 के आसपास का हो गया। अब आ जाइए तीसरा केस। तीसरा केस लिखिए आर वर्सेस प्रिंस, समझते हैं इसको। आर वर्सेस प्रिंस का केस। बहुत सारे केसेस हुए हैं, उनमें पहला केस हम पढ़ेंगे आर वर्सेस, क्योंकि बहुत सारे केसेस आए, केस आपको पढ़ना जरूरी है। आर वर्सेस, देखिए ये सारे के सारे मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड केस है, और भी जगह पे आएंगे, वहां जब आएंगे तब की तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि आर वर्सेस प्रिंस के केस में क्या हुआ था और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। तो क्या हुआ था भाई, आर वर्सेस प्रिंस का केस क्या था, किसे पता है? चलिए बताइए, और लोग बताइए क्या हुआ था भैया। चलिए, अच्छी बात आप लोगों ने बताई। इस मामले में क्या हुआ था, आर वर्सेस प्रिंस का मामला है इंग्लैंड का, समझिएगा। एक्यूज था, उसके ऊपर चार्ज लगाए गए कि वो एक अनमैरिड लड़की जिसका नाम था एनी फ्लिप, जिसकी उम्र 14 साल थी, ठीक है, कहीं कहीं उम्र 16 साल भी लिखी मिलती है, ठीक है। उसमें क्या था, एज वॉज 16 ईयर, उसमें बताया गया कि इसकी उम्र 14 साल थी, और इस व्यक्ति इसको क्या किया था, बिना मतलब उसके पिता की कंसेंट से ले गया था, एक प्रकार से किडनैपिंग का मामला। एक व्यक्ति, एक लड़की जिसकी उम्र एक्चुअली क्या थी, 14 साल थी,
उसे एक व्यक्ति क्या किया था, भगा के ले गया था उसके पिता की कंसेंट के बिना। अब जब पिता की कंसेंट के बिना भगा के ले गया तो पिता ने उसके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगवा दिया। अब होता क्या है, अब जो इंग्लैंड लॉ है, इंग्लैंड का लॉ है, उसकी सेक्शन, मतलब जो भी आप सेक्शन को छोड़ दीजिएगा, उसमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जिसकी उम्र 16 साल से नीचे, उसकी माता पिता या उसकी लीगल आपके जो गार्जियन होते हैं उनकी कंसेंट के बिना ले जाएगा, अपराध होगा। हमारे यहाँ उम्र लड़कियों की 18 साल है, इंग्लैंड में 16 साल है। 16 साल यहां से बोल रहे होगे, तो उसमें क्या था कि 16 साल से नीचे अपराध होगा, और इस लड़की की उम्र क्या थी, 14 साल थी। जब उसे ले गया गई, ये लड़का ले गया वहां से, अब हुआ क्या आगे, इसके बाद क्या किया, इसको पकड़ ली गई। द केस गर्ल हरसेल्फ टोल्ड प्रिंस दैट शी वाज 18। अब इस केस में जब वो पकड़े गए तो प्रिंस ने डिफेंस लिया कि भैया लड़की ने मुझे बताया था कि उसकी उम्र 18 साल है, और देखने में भी 18 साल की लगती थी, हष्ट-पुष्ट थी लड़की, तो देखने में भी 18 साल लग रही थी। तो जब प्रिंस ने बताया तो लड़की ने उसको बालू को बोल के बोले भैया हमने इसको 18 साल बताई थी, लेकिन वास्तविकता में उम्र क्या थी, 14 साल। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब जल्दी थोड़े से मतलब एडल्ट टाइप की दिखने लगते, उम्र 14 साल थी और 16 साल से नीचे जाने को अपराध था। और प्रिंस की क्या उम्र थी, प्रिंस की उम्र छोड़ दीजिए, प्रिंस की उम्र से हमें कोई मतलब नहीं है, और उस व्यक्ति उसने अपनी उम्र क्या बनाई थी, 18 साल। क्लियर हुआ। एंड सी इज ऑल्सो फिजिकली अपीयर्ड, और वो फिजिकली भी 18 साल की लगती थी। जूरी ने यह भी माना था कि उस महिला को देखने में वो 18 साल की ही लगती थी, वो देखने में भी 18 साल की लगती थी लड़की। अब क्या हुआ, अब आर्ग्यू रखा गया प्रिंस के साइड से कि भैया कि उसको कन्विक्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका कोई आशय नहीं था। प्रिंस के जो वकील थे उसने रखा कि भैया उनका आशय नहीं था, और अगर आशय होता तो उसने तो उम्र भी पूछी थी, लड़की ने उम्र गलत बताई और वो उसका आशय नहीं था भगा वगैरह के ले जाने का। वो क्या थी, वो तो ये सोच रहा था कि ये मेजर है और 16 साल से ऊपर उसकी कंसेंट से ले जा सकते हो आप उसे। लेकिन जब प्रिंस के वकील ने ये बात रखी तो इसकी बात से बहुत सारे लोग सहमत नहीं हुए। अब कुछ जजेस ने कहा, इसमें एक जस्टिस थे, जैसे मैंने आपको लिखवाया था, मेलम इनसे लिखवाया था, जो कार्य खुद में अपराध होते हैं उनके लिए मेंस देखा ही नहीं जाता। अब ये बोल रहा है ना, इस केस में जो आर वर्सेस प्रिंस का वकील है वो कह रहा है कि सर उसका मेंस नहीं था, तो इसमें एक जज थे वो कह रहे थे कि भैया ये कार्य मेलम इनसे है। मैंने आपको दो बताया था, मेलम इनसे, मेलम प्रोविशियम। मेलम प्रोविजन में आपको एक्ट साबित करना पड़ता है कि मेंसियत था या नहीं था, और मेलम इनसे जो कार्य खुद में अपराध है, कोई महिला जाए और अपना गर्भपात करा ले, एबॉर्शन, 3-4 महीने का एबॉर्शन कराया उसने, 3-4 महीने में मना है। अब बाद में क्या गया, वो कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं उसकी वो सहमति थी, उसकी सहमति नहीं थी। डॉक्टर कह रहा है हमने तो अगर एबॉर्शन किया तो महिला से पूछ के तो किया। अरे भैया महिला से पूछ के किया मानते हैं, लेकिन क्या वो कार्य खुद में अपराध है? कुछ कार्य होते हैं जो खुद में अपराध होते हैं, चाहे वो किसी की सहमति से किया जाए। अब मेलामिन से वो बोल रहा है, उसने कहा कि ये कार्य तो मेलामिन से है। मेलामिन से मतलब ये कार्य खुद में अपराध है। अगर ये कार्य खुद में अपराध है तो कह रहा है कि फिर उसमें क्या किस चीज की जरूरत नहीं है, मेंसिया की जरूरत ही नहीं है। उसने कह दिया कि इसमें मेंसिया की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने और अपनी बातें रखी, लेकिन फाइनली क्या हुआ, मतलब फाइनली क्या हुआ इसमें, कुछ लोगों ने और जजेस थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन फाइनली आया कि इस व्यक्ति को क्या माना गया, दोषी माना गया। क्या माना गया था इसको, दोषी माना गया। केवल बहुत सारे जजेस थे, केवल एक ही जज ने इसकी बात का समर्थन किया था, लेकिन बाकी सारे जज ने कहा था कि नहीं भैया ये मामला क्या है, अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, और उसके डिफेंस को रद्द कर दिया गया और उसे क्या किया गया, दंडित माना गया। ठीक है, लड़की की आयु के बारे में उचित विश्वास एक अच्छा बचाव का तर्क नहीं है। इसने जो एक विश्वास जताया था कि भैया हमें लड़की की उम्र इतनी लगती है, तो उन्होंने कहा ये कोई डिफेंस नहीं होना चाहिए। इन्होंने डिफेंस लेना चाहा कि भैया ये डिफेंस दो, क्योंकि लड़की ने मुझे उम्र बताया था, मेरा विश्वास था कि लड़की 18 साल की है। तो बोले ऐसे तो व्यक्ति कुछ भी विश्वास कर लेगा, विश्वास के आधार पर, केवल कि आपने विश्वास किया, ऐसे तो कोई व्यक्ति किसी को भी ले जाएगा, फिर आपको मुझे विश्वास था कि वो 20 साल की होगी, अब ना लिख ली तो हम क्या करें। जैसे तो हर व्यक्ति डिफेंस ले सकता है। अब ना लिख ली या लिख ली वो आपको पहले सोचना था, आपको भैया अगर उसने झूठ आपको लग रहा था तो आपको और तस्दीक कर लेनी थी, आपको उसकी मार्कशीट मंगा लेनी थी या कुछ और प्रकार से देख लेना, आपने वो चीजें नहीं दी। तो ये क्या होता है, ये आपका अपराध के, इस व्यक्ति को, प्रिंस को क्या किया गया, अपराधी माना गया। एक केस आर वर्सेस टॉल्सन का केस आता है, सब लिखवा दे रहा हूं मेंस में, ठीक है, 1895 होगा शायद, 75 है, 1875 कर लीजिए। आर वर्सेस टॉल्सन 1889, आर वर्सेस टॉल्सन, मिस्टर और मिसेस टॉल्सन का मामला है ये, दूसरी शादी से रिलेटेड। क्या हुआ, एक एना टॉल्सन थे, एन टॉल्सन, और एक थी कैली टॉल्सन। इनकी क्या हुई, 1880 में दोनों की शादी हुई, और इसके बाद ये चले गए अमेरिका। ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ कि जिस पोत में, जिस जहाज में ये मिस्टर ये टॉलसन जी जा रहे थे, ये डूब गया कहीं पे। इसकी खबर मिली कि जहाज डूब गया है, लेकिन इनका पता नहीं चला कि टॉलसन मरे कि जिंदा है। तो मिसेस टॉलसन क्या करी, बड़ी उन्होंने इंतजार किया उनका। उनके पिताजी ने इंक्वायरी वगैरह, जो इनके पिता थे, ठीक है, इन्होंने क्या की, बड़ी खूब इंक्वायरी की, और जानने की कोशिश की। इनके एल्डर ब्रदर ने भी जाना, सारे लोग रिपोर्ट्स वगैरह के माध्यम से, तो पता चला कि जो टॉलसन जिस शिप में थे वो क्या हो चुकी है, वो लॉस हो चुकी है। पता नहीं डूबी कि नहीं डूबी, और इसके बारे में खूब इंक्वायरी की गई, सारी चीजें की गई। और 1881 का मामला था। शादी कब हो रही है? 1880 में। 1881 में कहा गए थे? इंग्लैंड। इसके बाद इनका पता ही नहीं है टॉलसन का कहां चले गए। और 1887 का ये घटनाक्रम, अब ये देखिएगा। अब जब ये बड़े दिनों से नहीं आए तो बेचारी क्या करती, नई नई शादी, और गाना गा रही थी, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब मरने का पता चल जाता तो भी ठीक थी, शांति मिल जाती कि भैया मालाला डाल देते, वहां तो डलती नहीं। अब कुछ पता ही नहीं चल रहा, बेचारी बैठी बैठी क्या करे। ऐसे ही बैठे 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 कुछ समय के बाद 1887 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद को विडो समझ लिया कि भैया मैं तो विधवा हूं। इन्होंने खुद को विधवा, मतलब इन्होंने ये समझ लिया कि अब वो व्यक्ति नहीं आने वाला टॉलसन, मतलब वो उसकी मृत्यु हो चुकी होगी, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं। जब इन्होंने अपने आप को विडो समझ लिया, तो विडो क्या कर सकती, दूसरी शादी कर सकती। दूसरी शादी क्या, इसने कहा कि पति मर गया है, तो अब जब पति मर गया तो आप शादी कर सकते हो। तो इन्होंने क्या कर दी, एक अन्य व्यक्ति से शादी कर ली। और इन्होंने सीक्रेटली भी शादी नहीं की, बल्कि समाज के सामने शादी की। इन्होंने जो शादी की थी वो सीक्रेटली नहीं कि छुप के कहीं कर लियो, बल्कि समाज के सामने कि भैया हम विडो है, अब जीवन तो काटना ही है, क्या किया जाए, पति आ ही नहीं रहा है, क्या करें, कितने साल तक वेट करें। जैसे शादी हुई, पति प्रकट हो गया कहीं से। बोले तुमने ये क्या किया ठीक है। तो वो कह रही कि अब तुम आ ही ना रहे थे तो शादी कर ली। तो कह रहा नहीं ऐसा गलत है। तो कह रहा काहे को गलत है भैया। तो कह रहा अभी 7 साल नहीं हुए थे, 7 साल में सिविल डेथ होती है, तमाम चीजों की, 7 साल में व्यक्ति को आप डेथ घोषित करा सकते हो। तो मिसेस टॉलसन ने कहा कि भैया कोशिश की, इंक्वायरी की, इतने साल तक वेट किया, और छुप के भी शादी नहीं की, खुद को विडो मान के सबके सामने शादी की। अब सोच लिया था कि तुम आओगे ही नहीं। तो मेरे कह रहे हैं कि हमें इससे मतलब नहीं है, तुमने शादी की। इन्होंने ऊपर केस कर दिया मिसेस टॉलसन के ऊपर। जब ये केस किया गया, तो जब ये मामला जूरी के पास पहुंचा, तो जूरी, इन्होंने अपना डिफेंस रखा। इन्होंने कहा कि भैया देखो, हमने क्या हुआ, पहली बात, जब व्यक्ति खो गया, बहुत लंबा समय हो गया, उसके बाद हमने इंक्वायरी भी करी, हम बहुत समय वेट भी किया, जब हमें पूरा विश्वास हो गया तो हमने फिर क्या की, शादी की। और हमने जो ये शादी की है, ये भी हमने सबके सामने की है। वैसे तो मेंसरिया बाइगेमी में आपका क्या नहीं देखा जाता है, आपकी मेंसरिया नहीं देखा जाता। उन्होंने सारी परिस्थिति बताई, तो जजेस उसकी बातों से क्या हो गए, बिल्कुल उन्होंने इत्तेफाक रखा, और इस मामले में इसको माना कि इसने जो कार्य किया ये बोनाफाइडली, तो क्या किया है, बोनाफाइडली, गुड फेथ में किया है। और इसे मिसेस टॉलसन को डिफेंस मिला था। जो लोअर जज जुडिशरी थी, इसने इनको 1 दिन की सजा दे दी थी। लेकिन जब क्या हुआ, मतलब इन्होंने कहा कि आपका कार्य गलत नहीं है, सजा इसलिए दी थी कि क्योंकि बोला कि आपने लॉ के अगेंस्ट कार्य किया। लेकिन फिर ये कहां गई, ऊपर हायर कोर्ट में गई, और हायर कोर्ट में उन्होंने बात रखी, और उन्होंने बोला कि मुझे बात 1 या 2 दिन की सजा से नहीं, बात है कि कार्य गलत है या नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि आपका कार्य गलत नहीं, जो भी आपने कार्य किया ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया है, आपने गुड फेथ में कार्य किया, इसलिए आपका कार्य अपराध नहीं है। क्योंकि अब देखो हर चीज से, क्योंकि इतने समय इंतजार करना, इंक्वायरी कराना, लोगों के सामने शादी करना, या वो छुप के शादी करती, तो आपका समझ में आता कि मेंसरिया या कुछ है। तो इस मामले में, क्योंकि देखिए मेंसरिया को क्या करता है, जनरल एक्सेप्शंस में आता है, अगर आप कोई कार्य गुड फेथ में करते हो तो आप उसकी अपराधी नहीं माने जाते। तो इसलिए क्या हुआ था, इनको बच गई थी। क्लियर हुआ था। 9-5 के से फैसला हुआ था, जिसमें बोनाफाइडली ये माना गया था कि बोनाफाइड बिलीफ के अधीन और रीजनेबल ग्राउंड थे कि उसकी डेथ हो चुकी है। जो सेकंड मैरिज की है वो क्या होगा, एक डिफेंस माना जाएगा। और इसको क्या किया था कि एक भी दंड नहीं मिला था इसको, मतलब एक्विट कर दिया था। लोअर कोर्ट ने 1 दिन की सजा दी थी, लेकिन बाद में क्या किया था, इसको एक्विट कर दिया था। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर हुआ। एक ये केस हो गया। इसके साथ साथ कुछ और केसेस भी देख लीजिएगा जो आपको होने चाहिए याद। मेंसिरा से रिलेटेड अगर केसेस पूछे जाएंगे, बताता हूं, ठीक है, एक आध मैं ढूंढ लूं, मतलब मेन तो ये होगा, एक आध और कोई केसेस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपको लिखवा देता हूं। स्टोरी सबकी नहीं पढ़नी है, स्टोरी में जिनकी जिनकी बता रहा हूं वही अपन देखेंगे, लेकिन एग्जाम में केसेस कोई भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बार हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि अगर कोई ऐसा केस तो नहीं है जो आ सकता हो। ये वुड वाला भी बता चुका हूँ, प्रिंस वाला भी बता दिया, श्रेयस वर्सेस डी रोडसन भी बता दिया आपको, ठीक है। और भी केसेस है, एक आध और केस था, वन मोर केस।
एक और केस है, एक और केस का नाम बताता हूँ, ठीक है, वेट करिएगा थोड़ा सा, एक और मेरे को केस याद आ रहा है थोड़ा सा। आर वर्सेस टॉलसन लिखवा दिया ना, आर वर्सेस प्रिंस भी हो गया। नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और लिख लीजिएगा, ये भी मेंसरिया से रिलेटेड केस है, ठीक है, नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। स्टेट ऑफ एमपी, ये भी केस आपको याद रखना है 1956 का। क्या कहा गया हर चीज में नहीं देखना है कि क्या कहा गया, जहां जहां जरूरी था वो आपको मैंने बता दिया है। कुछ चीजें समझ में आई, कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा तो बताइए, नहीं आ रहा तो फिर कुछ और सोचे। चलिए, आर वर्सेस आर्नल्ड और फाउजर बनाम पैजेट का केस कल लिखवा चुका हूं मैं आपको, ये तो कल लिखवा ही चुका था, ये भी मेंसरिया से थे, लिखवाए थे कि नहीं थे? आर वर्सेस आर्नल्ड का लिखवाया था कल 1837 का, और फाउलर वर्सेस, ठीक है, पैजेट का केस भी लिखवा चुका हूं, ये भी आपको ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं केसेस। एक और केस लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, ये 8-9 केसेस हो गए या 10 के आसपास जो मेंसरिया से संबंधित है। एम एच जॉर्ज 1965, महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज 1965 सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, अब लिखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हम मेंसरिया को पकड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स लिखवा देता हूं, मेंसरिया डायरेक्टली तो है नहीं, कुछ वर्ड्स जो मेंसरिया को डिनोट करते हैं, वर्ड्स डिनोटिंग मेंसरिया। हाँ, 1965, ठीक है। देखो हिंदी इंग्लिश की दिक्कत हुआ करे पूछ लिया करो, अगर किसी को ना समझ में आया, अगर मेरे से समय बन जाएगा तो बता दूंगा, नहीं बनेगा बाद में बता दूंगा, ठीक है। नहीं वो नहीं, आपको नहीं इसलिए नहीं कह रहा, इस वाली चीज के लिए नहीं, ये इसका का 1965 का पूछोगे, नॉर्मली चीजें बता रहा हूँ जो आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका 1965 का क्या बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं, लिखिए कौन कौन से शब्द हैं, लिखेंगे जैसे इंटेंशन, मेंसरिया को कौन कौन से शब्द डिनोट करेंगे, कौन कौन से शब्द आपको मिलेंगे, इंटेंशन, नोइंगली, इंटेंशन मतलब आशय, नोइंगली जानबूझकर, वॉलेंटरली स्वेच्छा, फ्रॉडलेंटली धोखे से, फ्रॉडलेंटली धोखे से, डिसऑनेस्टली बेईमानी से, डिसऑनेस्टली बेईमानी से, मैलाइसली विद्वेषपूर्ण, मैलाइसली 301 में पढ़ोगे मैलाइस शब्द मिलेगा, विद्वेषपूर्ण, रेकलेसली असावधानी से, ये 279 में मिलेगा, रेकलेसली असावधानी, नेग्लिजेंटली उपेक्षा, नेग्लिजेंटली उपेक्षा, कुछ अन्य वर्ड भी है, wantonly, wantonly, WANT, wantonly, want only, ये आपको नहीं मिलेगा लेकिन ये एक शब्द यूज किया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं रेफर करता है। स्वैरता, ठीक है, ये शब्द भी पकड़ सकते हो। करप्टली, करप्टली दूषित, दूषित तरीके से, करप्टली दूषित तरीके से, मैलीगेंटली, मैली MALIGNUNAULTY, मैग्निगेंटली भ्रष्टपूर्वक, भ्रष्टपूर्वक, ये जो मैंने आपको इतने सारे शब्द लिखवाए ना, ये शब्द क्या करते हैं, मेंसरिया को बताते हैं, भ्रष्टपूर्वक, दूषित, ठीक है, ये सारे हो गए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डाल दीजिएगा स्टेजेस ऑफ ऑफेंस,
डालिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस, अपराध के चरण। अपराध एक बार में पूरा नहीं होता, बल्कि अपराध चरणों में पूरा होता है। बहुत सारे चरण है अपराध के। कौन कौन से अपराध के चरण है, अपराध किन चरणों में पूरा होता है, किस चरण को लेके क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में कैसे अंतर आप निकालोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में कैसे अंतर निकालोगे। तो लिखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिए, अपराध के चरण, स्टेजेस ऑफ ऑफेंस। यहाँ पे एक दो, क्योंकि देखिए स्टेजेस ऑफ ऑफेंस तो जनरली भी बता सकता था, लेकिन मेन एक चीज है कि मुझे एक चीज आपको यहाँ पे बतानी है, वो है कि आपका इंटेंशन और प्रिपरेशन में अंतर। देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए दो चीजें ऐसा समझ लीजिएगा कि जो अपराध चार स्टेजेस में बनता है, डायरेक्टली अपराध नहीं बनता। पहली स्टेज होती है क्या, प्रिपरेशन, इंटेंशन। पहली स्टेज होती है, देखिए स्टेजेस बता रहा है, जैसे आप छत में चढ़ते होगे तो एकदम से तो चढ़ नहीं जाते, सीढ़ियां होती है ना, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, तीसरी सीढ़ी, और चौथी सीढ़ी पे जाके अपन बोल दिया फाइनली हम पहुंच गए। धीरे धीरे ऊपर स्टेजेस, स्टेज होती थी आप जैसे पहले पहली क्लास पढ़ी होगी, फिर दूसरी पढ़ी, कि सीधे एलएलबी बचपन में ही पढ़ ली थी, तीसरी क्लास में मम्मी ने एलएलबी में एडमिशन लिखवा दिया था। ऐसा हुआ था कि पहले एलएलएम करी थी, फिर आपने एलएलबी करी। ऐसा होता है कि स्टेज रहती ना। तो पहली स्टेज होती है आशय, इंटेंशन। जब अपराध बनता है तो सबसे पहले व्यक्ति के मन में आशय आता है, इंटेंशन। जैसे मैं ये बैठा हुआ हूं और समझो मेरे पास किसी का मैसेज आ जाए और जिसने जिसने मुझे मैसेज में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, तो यहीं से मेरा दिमाग में अब आ रहा है कि यार इसने मेरे लिए उल्टा सीधा लिखा है कि अब तो मैं इसको मारूंगा, पीटूंगा, या इसके साथ कुछ ना कुछ गलत करूंगा। तो सबसे पहले जो आपकी चीज आएगी वो माइंड में आएगी। जब माइंड में आएगी फिर हम आगे जो भी करेंगे वो चीज है। तो सबसे पहले बोलते ना कि भैया मन में एकदम से गुस्सा आ जाना, बोलते गुस्सा गलत होता है, व्यक्ति अपने सब चीज सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। तो सबसे पहले चीजें कहां पे आती है, हमारे माइंड में आती है। जब चीजें हमारे माइंड में आ जाती हैं तो फिर हम उसे क्या करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अपराध का पहला चरण होगा माइंड। जब तक कोई चीज माइंड में नहीं आएगी तो अपराध हो ही नहीं सकता। आप कर रहे थे, आप दौड़ के जा रहे हैं, किसी को धोखे से धक्का लग गया, जैसे अपन कभी आप जाइए किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में, कभी निकलते हैं, कभी किसी को धक्का लग जाता, कोई गिर जाता, अपन क्या कहते हैं, सॉरी। तुरंत बोलते ना, सॉरी सॉरी यार, धोखे से हो गया। धोखे मतलब क्या, हमारे मन में था, उसको धक्का मारे, नहीं था ना, तो क्या वो अपराध हो जाएगा, नहीं होगा। पहली बात मन में आएगा, केवल मन में नहीं, मन में भी दूषित आना चाहिए, वो तो आपकी इसेंशियल होगा कि मन में आएगा। पहली बात तो मन में आएगा, कुछ तो आए मन में। अब आपके मन में आ रहा है कि आज हम क्या करेंगे, आईपीसी अपनी खत्म करेंगे, ये भी इंटेंशन है, लेकिन ये अपराध की इंटेंशन है। मैंने बोला अपराध की इंटेंशन क्या होगी, जब मन में कोई दूषित चीज आएगी। तो पहला तो होगा इंटेंशन, वो बाद में देखो कैसी आएगी वो चीज है, अभी हम एग्जैक्टली बाद में देखेंगे। दूसरी स्टेज होती है जब इंटेंशन आ गई, तब होती है प्रिपरेशन, जिसको बोलते हैं तैयारी। अब भैया डंडा निकालो, हमने लगाया ऑर्गेस, तैयार हो जाओ। ऑर्गेस ने कहा क्या करना है, हमने डंडे अंडे है कि नहीं है, बोले सर एक आध है, हमने कि दो चार और ले आओ, ठीक है, या रस्सी ले आओ, या कोई जहर ले आओ, या छोरा ले आओ, या बंदूक ले आओ, या जूते ले आओ, कुछ तो लाओ, कुछ तो करना है ना। अब प्रिपरेशन होगी उसकी। या उसने व्हाट्सएप में मैसेज किया, अपन उससे खतरनाक और फेसबुक पे मैसेज कर देंगे सबको टैग करके, उसने अपन को बहुत पर्सनल भेजा, अपन उसकी ऐसी बेइज्जती करेंगे कि अब लिखो भाई, मैसेज लिखवाते हैं कम से कम 4-6 पेज का। अब जब व्यक्ति के मन में चीज आ जाती है तो उसके लिए होने लगती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है साधन इकट्ठा करने, या उस जो आप करने वाले हैं उसे इजीली करना, किसी चीज को साधन इकट्ठा करना। जैसे अब प्रिपरेशन का मतलब ये होता है डायरेक्टली अपराध नहीं बन जाता, साधन इकट्ठा करना। जैसे आपको कुछ किसी व्यक्ति को जहर देना है, तो जहर के लिए क्या चाहिए, जहर चाहिए। कहीं आप मेडिकल स्टोर या बाजार से जहर लेके आओगे, अब उसके लिए क्या करोगे, उसे जहर कैसे दिया जाए, किसके माध्यम से दिया जाए, उस तक जहर कैसे पहुंचाया जाए, उसके खाने में डालना है तो खाने में किससे डलवाया जाए, ये इसके लिए आप पूरी क्या करोगे, तैयारी एक प्रकार से करोगे। तैयारी मतलब यहां पे बोल दिएगा, तैयारी वाली नहीं, इसको क्या बोलेंगे, प्रिपरेशन को तैयारी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि आपको चीजों को क्या करने लगोगे, इकट्ठा करोगे। इसके बारे में बता दो, ठीक है, साधनों को क्या करोगे, इकट्ठा करोगे, साधनों को इकट्ठा करोगे, साधनों को ऐसा बनाओगे कि जिसके माध्यम से आप कर पाओ। चलिए हमने क्या किया, इंटेंशन आई कि उसके साथ अपराध करना है, हमने दूसरा क्या किया, इंटेंशन के बाद हमने प्रिपरेशन कर ली कि अब तो भैया डंडे अंडे सब तैयार है, मोटरसाइकिल है, तेल डलवा लो, ज्यादा दूर तो भागने की है, मोबाइल वोबाइल अपने सब स्विच ऑफ कर दो, ठीक है, अब नकाब वकाब ले आए आदमी, भैया नकाब वकाब पहन लो, ठीक है, सब कुछ कर लो, कपड़े चेंज कर लो, बोरा वोरा धर लो, जरूरत पड़े तो बोरा में धर ले आएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ कर लो। चलिए सब कुछ हो गया, अब पहुंचेंगे अटेम्प्ट करने। अब देखिए अटेम्प्ट करेंगे,
अटेम्प्ट मतलब प्रयत्न करेंगे, भैया कुछ ना कुछ करोगे तब तो, कि तुमने ऐसी सोच लिया तुम डंडा लेके गए, डंडा घर अपने पास ही रखे हो, अब डंडा जब तक निकालोगे, डंडा के लेके जाओगे, जब उसको मारने का प्रयत्न करोगे तब तो लगेगी उसको चोट, कि डंडा अपने आप उड़ता हुआ चले जाएगा तुम्हारे पास आके, तुमने कहा वो डंडा उड़ और जाके सिर में घल और वापस आ, अपराध हो जाएगा क्या ऐसे? ऐसे थोड़ी ना अपराध हो जाएगा कि तुमने कहा डंडा उड़, चिड़िया उड़ा रहे थे, बोले डंडा उड़ जाके सिर में घल और वापस आ जा। तो साउथ की मूवी थोड़ी ना चल रही है, तो एक व्यक्ति दिल मारता है फेंक के तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो हमने खतरनाक मूवी, मतलब साइंस जहां पे फेल हो जाती है वो साउथ मूवी है, कोई मतलब साइंस नहीं, इतनी खतरनाक मूवी बनती है। एक बार ऐसे वो देख रहा था, वो दिल लेके जा रहा था अपनी प्रेमिका के लिए, ठीक है, उसने क्या किया, बेचारे को गुंडों ने घेर लिया, मारा, वो बेचारा उसने ऐसा उठाया दिल, जब उसको पता चल गया वो मर रहा है, अब पहुंच ना पाएगा, उसने दिल ऐसा फेंका तो दिल गया दौड़ते, मतलब कम से कम 20-25 किलोमीटर अस्पताल था, और खिड़की टूटी और वो डॉक्टर थे सीधा दिल घला यहाँ पे और धीरे धीरे धड़कने लगा, डॉक्टर कह रहा है चमत्कार हो गया। पता नहीं क्या है, मतलब प्लास्टिक सर्जरी हो गई मतलब अपने आप आदमी की। तो वो चीजें अपन नहीं जाते फिल्मों की तरफ, साउथ मूवी हटाइए। अटेम्प्ट का मतलब क्या होगा, क्या होगा अटेम्प्ट का मतलब? प्रयत्न। अब देखिएगा, अभी इसी में बहुत बड़ा डिफरेंशिएट है कि कब प्रयत्न था कब अटेम्प्ट है, इसके लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी है। देखो, और चौथी चीज अभी केवल जनरल बेसिक में देख लीजिएगा, फिर अभी मैं इनको डिफाइन करता हूं। और चौथी चीज क्या होती है? कंप्लिशमेंट, ठीक है, अकॉम्प्लिशमेंट, अर्थात अब जो जो कर रहे थे उसकी पूर्ति हो जाना। अब समझिएगा, देखो, इंटेंशन पनिशेबल नहीं है, नॉट पनिशेबल एट ऑल, नॉट पनिशेबल, कभी पनिशेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने बताया था जो इंटेंशन होती व्यक्ति के मन में चलती है। अब किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आईपीसी इस बात पे विश्वास नहीं रखता है कि कोई व्यक्ति किसी के मन को पढ़ सकता है। आप विश्वास करते हो अलग चीज है, लेकिन आईपीसी नहीं मानता है कि कोई व्यक्ति किसी के मन को पढ़ सकता है, इसलिए उसने कह दिया कि प्रिपरेशन, इंटेंशन आप कुछ भी रख लो, हम तो बम प्लेन हाईजैक करेंगे, हम तो भैया ऐसा करेंगे, 1,000 करोड़ रुपए लेंगे, 2,000 ऐसा करेंगे, हम ये मिसाइल उड़ा देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी सोचते रहो। आदमी नहीं कहता फालतू की चीजें ना सोचो यार, अब तुम फालतू की चीजें सोच रहे हो तो सोचते रहो, जब तक आप कुछ नहीं करोगे तो अपराध नहीं माना जाएगा। तो मतलब इंटेंशन केवल कभी किसी व्यक्ति को क्या नहीं करती है, अपराधी नहीं बनाती है, ठीक है। इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? लेकिन अगर हम बात करते हैं एंशिएंट इंग्लिश लॉ की, तो एंशिएंट इंग्लिश मतलब जो पहला, बहुत पहले जो इंग्लैंड में लॉ था, उसके हिसाब से व्यक्ति की इंटेंशन भी क्या हो जाती थी, अपराध की तरह ही। अगर ये समझ में आ गया कि उसकी इंटेंशन थी, तो उस समय रूल ऑफ लॉ थोड़ी ना था, राजा को लगा कि तो इंटेंशन है तो बोल दिया है, तो उस समय क्या होती थी, इंटेंशन क्राइम की तरह पनिशेबल होती है। लेकिन अगर हम जनरल लॉ चाहे इंग्लिश लॉ देखें चाहे भारतीय लॉ, प्रिपरेशन कहीं पर भी क्या, सॉरी इंटेंशन किसी भी प्रकार से पनिशेबल नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक? इंटेंशन किसी भी प्रकार से पनिशेबल नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा है कि हृदय में, क्योंकि विधि किसी व्यक्ति के हृदय में या मस्तिष्क में घुसने का प्रयत्न नहीं करती, सीधा सीधा सिद्धांत है। क्या है कि व्यक्ति देखो दो चीजें मानता है हमारा लॉ। पहला चीज मानता है कि हमें किसी के हृदय में और मस्तिष्क में नहीं घुसना, कि उसके हृदय में और मस्तिष्क में क्या चल रहा है, व्हाट इज इन हिज माइंड और व्हाट इज इन हिज ब्रेन। हमें ये देखना ही नहीं है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके हार्ट में क्या चल रहा है, ना हमें देखना है, ना हमें झांकने की कोशिश करनी है, और ना हमें प्रिजम्पशन करनी है कि ऐसा चल रहा होगा। हमें मतलब ही नहीं, जब तक उसके मन से वो चीजें बाहर नहीं आ रही, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से कैसी भी इंटेंशन रख लो, मर्डर की इंटेंशन रखो, डकैती की इंटेंशन रखो, किसी भी इंटेंशन रखो, पनिशेबल नहीं है। वो चीज अलग है कि धार्मिक, धर्म उससे क्या पनिश मानता है, क्या अगर आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं तो धर्म आपको मोरल रॉन्ग भी है, धार्मिक रूप से, लेकिन आईपीसी मानी, लेकिन यहां तो नहीं। दूसरा, प्रिपरेशन भी क्या होती है, नॉट पनिशेबल, नॉट पनिशेबल, लेकिन कुछ समय कुछ एक्सेप्शन है जब क्या हो जाती है, पनिशेबल हो जाती है। एक्सेप्शन में जरा सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन होंगे जब प्रिपरेशन क्या हो जाती है, पनिशेबल हो जाती है। जनरली प्रिपरेशन भी पनिशेबल है, क्योंकि प्रिपरेशन के साथ एक सीधा सीधा साधन है कि प्रिपरेशन से व्यक्ति पीछे आ सकता है, अपने पैर पीछे खींच सकता है। और जहां पर आपको पैर खींचने का मौका होगा, जैसे मैं भी साधन जुटा रहा हूं, देखो मेरे मन में आया कि मुझे मार रहा है, मैंने साधन जुटाए, और आप सब मुझे साधन ले आए, मुझे डंडे चाहिए थे, मुझे हॉकी चाहिए थी, मुझे स्टिक चाहिए था, चाकू चाहिए था, सब कुछ आया, लेकिन मैं गया मारने, यहां से गाड़ी निकाली, गाड़ी निकालते निकालते गए, वहां पहुंचे, देख के उसको बड़ी दया आ गई, मैंने कहा यार छोड़ो यार, छोड़ दो, नहीं करना, अपराध हुआ नहीं हुआ। जब आपके पास पैर खींचने का मौका होता है, मतलब जैसे आपके पास
ये मौका होता है कि आप पीछे आ सकते हो, तो दैट इज अ प्रिपरेशन। और जब वो मौका खत्म हो जाता है तो वो अटेम्प्ट हो जाता है। मैंने बंदूक को लोड किया, मैं झाड़ियों के पीछे हूं, मैंने लोड किया, बंदूक में डाला, ट्रिगर, घोड़ा चढ़ाया और सामने निशाना मिलाया, एकदम से अंदर से आवाज आई, रहने दो, छोड़ो, बंदूक नहीं चलाई। मेरे पास क्या मौका है बंदूक को पीछे लेने का, जब तक मैंने ट्रिगर नहीं दबाया, तो वो प्रिपरेशन। और जहां से ट्रिगर दब गया, तब तुम इतने बड़े शक्तिमान नहीं हो कि बंदूक के आगे लोग दौड़ते चले जाओ, सब घूमते घूमते और गोली को पकड़ो और मोड़ के चले आओ। ये कोई मूवी थोड़ी ना चल रही है साउथ की मूवी के, वो मार दे तो बंदूक के 4 टुकड़े हो जाए गोली के और चल आज 4 आदमियों में लग जाए। जैसे बंदूक ट्रिगर से निकली, जैसे बंदूक ट्रिगर से निकली, वो अटेम्प्ट हो गया। लेकिन जब तक वो बंदूक यहाँ की ट्रिगर में है, मतलब जो आपकी जो नली में बंदूक है, तो वो प्रिपरेशन है। और याद रखिएगा, यही सबसे बड़ा एक लोचा है प्रिपरेशन अटेम्प्ट में, क्योंकि प्रिपरेशन तो क्या है, पनिशेबल है ही नहीं है। लेकिन जैसे वो अटेम्प्ट हुआ तो वो पनिशेबल है। तो वकील क्या देता है, वकील तो यही देता है, जैसे समझो इन्हें मेरे को गोली मारी है, वो गोली लगी नहीं, वो कह रहा प्रिपरेशन है, वो कह रहा अटेम्प्ट। अब कैसे करोगे कि प्रिपरेशन था या अटेम्प्ट था? तो यही तो बड़ा सिद्धांत है कि अगर प्रिपरेशन होगा, अगर ये वकील ने साबित कर दिया एक्यूज की प्रिपरेशन था, तो बच गया। और अगर वो नहीं कर पाया प्रिपरेशन साबित, तो अटेम्प्ट था, वो जेल गया। तो मुद्दा तो कितना बड़ा हो गया, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में कितना अंतर है, क्योंकि ये पनिशेबल नहीं है, और यहां से क्या हो जाता है, चीजें पनिशेबल होती है। हर अटेम्प्ट पनिशेबल है, एवरी अटेम्प्ट। कोई भी अपराध का अटेम्प्ट कर लीजिए, वो पनिशेबल होगा, लेकिन प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं। इसके एक्सेप्शन है, कभी कभी प्रिपरेशन पनिशेबल हो जाती है कुछ एक्सेप्शंस में, ठीक है। एक्सेप्शन कंडीशन है जब प्रिपरेशन पनिशेबल हो जाती है, जैसे अगर हम बात करते हैं सेक्शन 122, 126, ठीक है, 122, 126, 399 और 236, 35 है कि 36 है, 235 कर लीजिएगा, 30 में तो डेफिनेशन है। 122, 126, 235 और 399 आईपीसी में केवल ऐसी 4 सेक्शन है जब आप प्रिपरेशन भी, डकैती की प्रिपरेशन कर रहे हो, पकड़ लिए जाओगे। राज्य के विरुद्ध अपराध करने की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आप केवल हथियारी जुटा रहे थे, साधन जुटा रहे थे, पकड़ लिए जाओगे। सिक्के बनाने के लिए डाई वगैरह लेके आए, पकड़ लिए जाओगे। प्रिपरेशन यहां पर अटेम्प्ट पनिशेबल है। लेकिन बाकी कोई भी, आप मर्डर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, धार लगा रहे हैं अपने घर में बढ़िया बैठे बैठे, कोई आया क्या कर रहे हैं, बोले धार लगा रहे, निपटा देंगे, कोई अपराध नहीं है। हो सकता है आपका मन पलट जाए, आपने कहा कि सुबह मारने जाएंगे, तो रात बहुत बड़ी है, हो सकता है व्यक्ति का बोलते ना हृदय परिवर्तन हो जाए कि यार छोड़ो ये, उसकी चीज उसको भाई, हमें नहीं करना, हमें नहीं मारना किसी को। बदल गया ना मन। और मन कब तक बदल सकता है? अपराध के बिल्कुल क्षण भर पहले से भी। अभी बताऊंगा, अभी बहुत सारी, अभी आपको थ्योरीज बताऊंगा कि कैसे आप निकालोगे प्रिपरेशन, क्योंकि यही बहुत बड़ा है। अब यहां तक हो गया, नॉट पनिशेबल, प्रिपरेशन में पनिशेबल नहीं हो। लेकिन अगर अब आपने अटेम्प्ट किया, तो अटेम्प्ट 2 प्रकार का होगा। या तो अटेम्प्ट जो किया उसमें आप क्या होगे, सक्सेस होगे, आपको मिल जाएगी सक्सेस, या होगे नॉन सक्सेस होगे। जैसे अपन बोलते हैं ना एग्जाम का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, एग्जाम में क्यों बोलते हैं अटेम्प्ट देने, क्योंकि उसमें 2 चीज होती है। हम बोल रहे हैं सिविल जज के कितने कितने अटेम्प्ट होते हैं, बोलते हैं ना यूपीएससी में इतने अटेम्प्ट होते हैं, यहाँ पे इतने अटेम्प्ट होते हैं, हम भैया सिविल जज का अटेम्प्ट दे रहे हैं। अटेम्प्ट का मतलब ही है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं। अब प्रयत्न में 2 चीजें होंगी, या तो आप पास हो जाओगे तो सक्सेसफुल हो, बोलिए बोलो क्या बोलते हैं, वो पहली अटेम्प्ट में सिविल जज बन गया, वो 10 अटेम्प्ट में भी उसका प्री नहीं निकला। अटेम्प्ट के साथ 2 चीजें होती है, एक होता है वो सक्सेसफुल होगा या नॉन सक्सेसफुल होगा। अगर आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो क्या बन गया, वो आपको ज्यादा दंड मिलेगा, दंड दोनों में मिलना है। लेकिन अगर सक्सेसफुल हुआ तो अकम्प्लिश मान लेंगे, उसको ज्यादा दंड देंगे। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, आपने गोली चलाई, आपका निशाना चूक गया, बगल से निकल गई गोली, तो क्या दंड नहीं देंगे? दंड यहां भी मिलेगा, नॉन सक्सेस अटेम्प्ट में भी आपको दंड मिलेगा। दंड की मात्रा, व्यक्ति की मृत्यु, जैसे मैंने किसी पर क्या मारा, चाकू मारा, लेकिन चाकू मारा पेट में था, लेकिन वो व्यक्ति इधर उधर हो गया और उसके हाथ में लगा, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का अटेम्प्ट हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर। 2-3 बार उसने प्रयत्न किया, एक बार यहां लगा, एक बार यहां लगा, एक बार यहां, वो व्यक्ति भागता हुआ चला गया, पता चला कि मारने के रास्ते से ही किया था। तो अगर वो मर जाता तो दंड ज्यादा मिलता, लेकिन नहीं मरा तो माफ नहीं करेंगे अटेम्प्ट, क्योंकि हर अटेम्प्ट पनिशेबल है, क्योंकि आपने तो अपने मन की कर ली ना। अटेम्प्ट का मतलब क्या है, तुम्हारे जो दिल में था तुमने तो अपनी निकाल ली ना भड़ास। अब वो मरा या नहीं मरा तो उसकी किस्मत, बोलते नहीं भगवान की किस्मत से बच गए, वो उसकी किस्मत थी। तुम गोली ना चलाते तब तुम पनिशेबल होते, तुम वहां पे बंदूक लिए खड़े थे, तुम गोली ना चलाते तो तुम्हारी प्रिपरेशन थी, हम तुम्हें छोड़ देते। लेकिन गोली एक बार चल गई तो अब वो उसकी किस्मत है, या कुछ भी बोल दीजिए, वो मरेगा तो आपको अलग दंड मिलेगा और नहीं मरेगा तो अलग दंड मिलेगा। तो ये 4 प्रकार की आपकी क्या जाती है यहाँ पे
कंडीशंस आती हैं, ये होती है स्टेजेस। और अब हम कल क्या पढ़ेंगे, कल बस मेन चीज है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में अंतर कैसे निकालना है, कब तक प्रिपरेशन होगी कब तक अटेम्प्ट। एक महिला है दौड़ के जा रही है, उसकी पति से लड़ाई हो गई, चिल्लाती हुई जा रही, कुआं में कूद जाऊंगी, कुआं में कूद जाऊंगी, और जा बिल्कुल कूदने वाली थी, बिल्कुल मतलब वो बच्चे को भी लिए थी, उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल ऐसी झुक गई थी, बिल्कुल कूदने वाली थी, पति ने हाथ पकड़ लिया। प्रिपरेशन हुआ क्या अटेम्प्ट हुआ? अब यही है ना कि प्रिपरेशन होगा क्या अटेम्प्ट मारोगे। आदमी वो लॉ कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं तो भैया तो डूब ही गई थी, वो तो पति ने पकड़ लिया, तो उसने तो अपना काम कर ही दिया था, अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रही थी। दो कह रहे, दूसरा कह रहा नहीं वो अभी डूबी, अभी गिरी कहां थी, तो क्या इसका इंतजार करोगे कि वो गिर जाए? अब प्रिपरेशन है अटेम्प्ट, अगर प्रिपरेशन था तो महिला को कोई दंड नहीं मिलेगा, और अगर वो अटेम्प्ट था तो महिला दंडित है। अब देखिए इतना ही सी, अगर प्रिपरेशन था तो क्या होगा, महिला को कोई दंड नहीं, अगर ये साबित हो गया कि वो अटेम्प्ट था तो उसको दंड मिलेगा। तो भैया यही तो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स है जिनको हम देखेंगे। तो कल हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में दंड देखेंगे, और सॉरी इसमें अंतर देखेंगे, और उसके बाद हम सेक्शंस को अपनी क्या कर लेंगे चालू। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ लीजिएगा। क्लियर हुआ? चलिए मिलते हैं।